unequal distribution of wealth might sound as a scam to you, but it is not what it is exactly, and our prime ministers don't do that. यूरोप की सबसे बड़ी समस्या तो इस्लामीकरण है. इस्लामीकरण में तो ये है ना कि फ्रेंच लाइफ और मोरक्कन वाइफ. इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी विल हैव टू गो टू अ वॉर वन डे. एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती. क्या ये कहना गलत था जीसस वाज द ज्यू हु स्टार्टेड क्रिश्चियनिटी? क्या ये कहना गलत होगा कि कुरैशीज वर ज्यूज बिफोर दे कन्वर्टेड टू इस्लाम? ये भी गलत नहीं है. दुनिया सनातन की तरफ आ रहा है. जो भारतीय सभ्यता है, जो सनातन है, उसका प्रचलन वर्ल्ड स्टेज पे हो रहा है. चाइना को पैसा दिया ओबामा ने, चाइना को खड़ा किया ओबामा ने. क्यों किया? कि जब इनके पास पैसा आएगा, यहाँ कैपिटलिज्म आएगा तो डेमोक्रेसी आ गई. आ गया कैपिटलिज्म. आज अफ्रीकनों की आप बात करें तो अफ्रीकन्स आर इनटू स्मॉल टाइम क्राइम. मगिंग, चाकू, छुरी, इधर उधर छोटा मोटा काम करके. ऑर्गेनाइज क्राइम जो है वो मिडिल ईस्टर्न चला. ये एक वास्तविकता है. अगर आप देखिए आज पाकिस्तान में 99% मुसलमान है, जब वहाँ वो एक दूसरे को मार रहा है. अफगानिस्तान में 99% मुसलमान है, वो एक दूसरे को मार रहा है. मोरक्को में कौन किसको मार रहा है, अल्जीरिया में कौन किसको मार रहा है, नाइजीरिया में कौन किसको मार रहा है. मोरितानिया की बात करें, सऊदीज की बात करें, ईरान इराक में कौन है मुसलमान है, सीरिया में कौन है मुसलमान है, यमन में कौन है मुसलमान है. भाई जब ये 98-99% पे भी सर ये कंपैटिबल नहीं है तो तुम्हारे साथ कंपैटिबल कैसे रहेंगे? My honor to be here and thank you very much. Let me have the pleasure of shaking you by the hand as a Brit would say. नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस टीजेडी पॉडकास्ट सेशन में. और आज हमारे साथ हैं सुमित पीर जी, जयपुर डायलॉग्स वाले. आप सब इनको अच्छी तरह से जानते पहचानते हैं. फिर भी आइए आज हम इनके बारे में ज़्यादा जानते हैं और साथ में चर्चा भी करते हैं कई सामयिक विषयों पर, विशेषकर अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर. आपका स्वागत है सुमित पीर जी, जयपुर डायलॉग्स के स्टूडियो में. संजय सर नमस्कार, प्रणाम, साधुवाद और हमेशा की तरह आभार. आपने बुलाया और अपने दर्शकों से जुड़ने का मौका दिया, इसके लिए सादर धन्यवाद. सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि यद्यपि आप जयपुर डायलॉग्स के दर्शकों से अच्छी तरह से परिचित हैं, दर्शक आपसे अच्छी तरह से परिचित हैं, लेकिन मुझे लगता है कि दर्शकों को आपके बारे में कुछ और जानना चाहिए. जी. तो आप विदेश में थे जैसा मुझे ज्ञात हुआ है, फिर विदेश से आप देश में आए. आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, विदेश क्यों गए, वापस क्यों आए? जी संजय सर, ये शुरुआत होती है जब मुझे अवसर मिला. मैं ह्यूज नेटवर्क सिस्टम्स में काम करता था, तो उनके माध्यम से मुझे बाहर जाके पढ़ाई करने का अवसर मिला. तब हमारी फाइनेंशियल परिस्थिति ऐसी नहीं थी कि मैं खुद अपने खर्चे पे जा सकूं, तो कंपनी ने स्पॉन्सर किया, काफ़ी कुछ हमने किया. तो फिर मैं कॉर्नेल यूनिवर्सिटी गया, वहाँ से पढ़ने का अवसर मिला. फिर मैंने कुछ टाइम यूएस में काम किया. यूएस में काम करने के बाद फिर मैं साइप्रस चला गया. साइप्रस में करीब 2 साल था, यूएस में 2 साल था. उसके बाद फिर मैं करीब 8 साल सिंगापुर में था. तो करीब 12 साल मैं इंडिया के बाहर था. तो इस दौरान मैं ऑपरेशंस हेड, सेल्स हेड, ग्लोबल हेड, सीईओ सब पोस्टों पे काम किया और दुनिया भर के लोगों के साथ काम करने का अवसर मिला. दुनिया भर की नेशनलिटीज़ के साथ काम करने का अवसर मिला और करीब 80 कंट्री घूमने का अवसर मिला फॉर बिजनेस. तो इस दौरान शायद 10-11 पासपोर्ट भी भर लिए. पर ये था कि हमेशा से मन ये था, इच्छा ये थी कि भारत वापस आना है, भारत में आके कुछ करना है. क्योंकि इसलिए मैंने कभी पासपोर्ट नहीं बदला अपना. यूएस में नहीं बदला, यूरोप में नहीं बदला. सिंगापुर में बहुत प्रेशर था कि आप पासपोर्ट बदलिए तो आप सिंगापुर डिफेंस भी कर पाएंगे. तो मैंने कहा नहीं मेरे भाई, मेरे को वापस जाना है. मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाऊं. सिंगापुर में जब आप जाते हैं तो पहले आपको एम्प्लॉयमेंट पास मिलता है. तो यूजुअली लोग 3 महीने 6 महीने बाद पीआर अप्लाई कर लेते हैं, परमानेंट रेजिडेंट. तो 2 साल हो गए थे मुझे काम करते करते. तो मैं अपने एचआर के पास गया, मैंने कहा मेरा ये ईपी ख़त्म हो गया. तो वो मुझे यूँ देख रहा है, हैरान की नज़र, हैरियत, मतलब पूरा हैरान होके. तो मैंने कहा ये आप इतना हैरान होके मुझे क्यों देख रहे हो? कहला पहली बार कोई फॉरेनर आया है जिसने पीआर अप्लाई नहीं किया, एंड आई वॉज अ डायरेक्टर देयर, और आपने पीआर अप्लाई नहीं किया और पहली बार मुझे कोई कह रहा मेरा ईपी रिन्यू करना है, एम्प्लॉयमेंट पास. मैंने कहा हाँ मुझे रिन्यू करना है. कह रहे मुझे नहीं पता कैसे होगा. मैंने कहा क्यों? कहता किया नहीं ना कभी. अब मैं मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर बात करूँगी तो मुझे प्रोसेस पता लगेगा. तो फिर मुझे एक वहाँ होता था एक पर्सनलाइज एम्प्लॉयमेंट पास विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ कंपनी, 5 साल का.
फिर वहाँ की गवर्नमेंट ने मुझे वो दिया कि आप ये, फिर मेरे पे प्रेशर बनता रहा, भाई आप सिंगापुर PR अप्लाई करो। मैंने PR अप्लाई तक नहीं किया, पासपोर्ट वाला तो दूर की बात है। अच्छा, वहाँ इस मानसिकता को लेके वो लोग काफ़ी परेशान रहते थे। कहते हैं यार तुम यहाँ पैसे कमाते हो और तुम अपने मुल्क भेजते, तो यू आर सेंडिंग टू अ कंट्री, तुम यहाँ तो बस जो अपना जीवन याचन है वही कर रहे हो, टाइम पास। हाँ, जबकि मॉडल क्या था संजय सर, लोग जो यहाँ से जाते थे वो PR अप्लाई करते थे, फिर वहाँ एक मकान लेते थे, फिर वहाँ एक गाड़ी लेते थे, यहाँ की प्रॉपर्टी बेच के यहाँ का बाप दादा का पैसा वहाँ मंगाते थे। मैं एक ऐसा मॉडल था जहाँ मैं अपना पैसा वहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करता था। और मेरी वाइफ भी काम करती थी, वो भी एक MNC में थी, शी वॉज ऑल्सो एट असिस्टेंट डायरेक्टर लेवल। तो हम दोनों का यही था कि भाई हमने वहाँ कुछ करना नहीं। तो फिर 2015 के आसपास मैं फिर वापस आ गया इंडिया। मैंने कहा कि अब इंडिया वापस आना, क्योंकि लाइफ ऐसी थी कि 20 दिन की ट्रैवलिंग थी, 20-22 दिन महीने में मैं ट्रैवल करता था, कभी इस कंट्री, कभी उस कंट्री, कभी ये टाइम जोन, कभी वो टाइम जोन। पर ट्रैवलिंग से संजय सर एडवांटेज क्या मिला कि आपने लोगों को पहचाना, जाना। जैसे मान लीजिए चाइना में 30 बार गया होगा, हांगकॉन्ग 50 बार गया होगा, यूरोप 30 बार गया होगा। तो जब भी मैं जाता था तो बीइंग एज अ बिजनेस गाय, तो मेरे को लोगों से फाइनेंशियल डीलिंग होती थी। मेरा काम था लोगों से पैसे निकलवाना, लोगों को पैसे देना नहीं। तो जब आप लोगों से पैसे लेते हो तो एक उनका पर्सपेक्टिव, उनका एटीट्यूड, मेंटालिटी समझ आती है, उनकी कल्चरल सेंसिटिविटी समझ आती है। बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला जो कोई टेक्स्ट बुक नहीं सिखाती। ट्रैवल करना, गाड़ियाँ हायर करना, क्लब में बैठना, बार में उनके साथ जाना, सब चीज़ें देखी दुनिया में क्या होता है, कैसे होता है, डीलिंग कैसे होती है। जैसे कि इंडोनेशिया में बिज़नेस करने का तरीका अलग है, मलेशिया में अलग है, फ्रांस में कम्प्लीटली डिफरेंट है, मैक्सिको में अलग है, उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान में जाओ तो आपको भाषा भी समझ नहीं आती। तो मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, मतलब किस्से तो इतने, मैं आपको क्या क्या सुनाऊँ। तो एक बार मैंने कज़ाकिस्तान लैंड किया, तो मेरे पास एक छोटा लाल रंग की अपना अटैची होती थी, 2-3 दिन का ट्रैवल था। और जब मैंने कज़ाकिस्तान लैंड किया सर, तो वहाँ मुझे कोई बंदा लेने, जो बेल्ट है अस्ताना में, नहीं अलमाटी और अस्ताना 2 बड़े शहर हैं, अलमाटी की बेल्ट तक कोई लेने आ गए, लंबा चौड़ा रशियन बंदा था। मैंने कहा हेलो, कहता हेलो हाउ आर यू, मैं कहा आई एम गुड। अब मैं वेट कर रहा हूँ, मेरा सामान ही नहीं आया। वैसे दुबई के थ्रू फ्लाइट जाती थी, डायरेक्ट कोई फ्लाइट थी नहीं। मैंने उसे बोला यार सामान तो है नहीं, अब क्या करूँ मैं? कहता गुड। मैं कहा नो लगेज। कहता गुड। तो तीसरी बार मुझे समझ आया से हेलो और थैंक यू और गुड ही आता, उसके अलावा से कुछ नहीं आता। तो मैंने कहा भैया तुम कहाँ मर गए? तो अब पूरे एयरपोर्ट में ये ढूंढ रहा हूँ, किसी को तो अंग्रेजी आए, किसी को अंग्रेजी आती ही नहीं। तो कोई बहन जी है कि हल्की फुल्की उसे कुछ कहती है फॉर्म वॉर्म भरो, मैंने दिया भर के। अब मैं होटल गया तो होटल केवल 2 होते थे जो सेफ माने जाते थे, मतलब लोकल थे। तो मैं गया तो ऐसे ही बैग लेके अपना, तो मैनेजर कहता है, मैंने मैनेजर से पूछा भाई मेरे पास कुछ है नहीं, ऐसे से हो गया। कहता ओके गुड। मैंने कहा लगता है ये भी वही है। तो पर पता लगा उसे थोड़ी अंग्रेजी आती है। तो मैंने कहा अब मैं क्या करूं? कहता देयर इज अ मॉल, यू वॉक एंड बाई। अब ये 6:30 का टाइम है संजय सर, मैं गया मॉल के पास। मॉल में जो ग्रॉसरी शॉप वगैरह थी बंद, पूरा रशियन इन्फ्लुएंस, सोवियत इन्फ्लुएंस। फिर कियोस्क होते छोटे छोटे खोखे टाइप अपने, तो वहाँ गया। अब उसे अंग्रेजी समझने आए, अब मैं क्या करूँ? कहती है मैंने कहा, तो उसे टूथब्रश समझ आया, फिर ऐसे दिख रहा हूँ टूथपेस्ट। अब डिओड्रेंट समझाना उसे, तो मैं ऐसे कर रहा हूँ। तो फिर परफ्यूम लेनी है, तो अब परफ्यूम उसे समझने, फिर मैंने रुमाल निकाली, उसमें यूँ किया। अब बात कैसे करूं, अब पैसे कैसे दूं? इंग्लिश तो बिल्कुल नहीं आती। तो कैलकुलेटर पे मैंने जमा खर्च करना सीखा। वो कैलकुलेटर पे आती इतना, तो कैलकुलेटर पे नेगोशिएशन हो रहा था लिख के। तो मैंने लिया, तो काफ़ी लोग मुझे घूर रहे थे, ये विचित्र सा प्राणी यहाँ कौन घूम रहा 6:30-7 बजे लोकल मार्केट में। अब मैं जैसे तैसे होटल पहुँचा तो मुझे कह रहा मैनेजर आर यू सेफ? मैं कहा मतलब व्हाट डू यू मीन सेफ? तो इट्स नॉट सेफ टू गो आउट। मैंने कहा तूने मुझे भेजा क्यों फिर? वही दूसरा किस्सा था। अब मैं पानी ढूंढ रहा हूँ सर, पानी। मैंने कहा पानी को क्या बोलते? कहते वोदा। अब मैं जो वोदा जिसको अब मैं कैलकुलेटर तो मैंने जेब में डाल दिया था। मैंने कहा सामान वामान तो मिलना नहीं, कैलकुलेटर जेब में डाल, काम की चीज़ है। तो हर जगह टैक्सी भी, किसी भी गाड़ी को हाथ दो, उसे बोलो यहाँ जाना, कैलकुलेटर पर नेगोशिएट करो, बैठ जाओ। ये सिस्टम था। मैंने कहा भाई अब ये पानी चाहिए मुझे। तो हमेशा वो गैस वाला पानी देते थे, वो दा गैस वाला। अब मुझसे वो पिया नहीं जाए, हमारे इंडियन तो आदत है नहीं।
तो 1.5 दिन बाद मुझे किसने बोला वोदा बिज गैस, वोदा बिज मतलब विदाउट गैस, वोदा यानी कि पानी विदाउट गैस, स्टिल वाटर। हाँ स्टिल वाटर जो हमारा नॉर्मल सादा पानी होता। तो वो मैं जैसे तैसे वो पानी लिया। मैंने कहा जब मैंने एक बॉटल पी, मैंने कहा पूरा कैन दे दे। मैं कैन उठा के वो पूरा कैन सा जो होता है 6-8 बोतलों को उठा के आ रहा हूँ, सब देख रहे ये कौन है ये, क्योंकि 2 दिन से मैंने कपड़े भी नहीं बदले थे। फिर मेरे ऑफिस वाले आए, उन्हें वो ऑफिस वहाँ पे था हमारा अस्थाना में, वो लोग आए। तो मैंने कहा यार पहले मुझे कपड़े दिलाओ, मेरे पास कपड़े नहीं है कोई भी। तो मैंने कहा वो मैं ऐसे ही 2 दिन से घूम रहा हूँ, और जब मैं वहाँ लॉकेट मार्केट से हुआ तो मुझे डर लग गया, मैं कहा अगली बार तो मैं जाऊँगा नहीं। तो वहाँ एक बंदा मेरे साथ भेजा, बोला मॉल जाओ। तो मॉल गया तो सर सोवियत स्टाइल का मॉल, कोई शटर नहीं, पर्दे लगे थे दुकानों के बीच में एज डिवाइडर्स। तो मॉल में चल रहा कजरा रे तेरे कहा रे नैना। मैंने कहा ये क्या है, मैंने उससे पूछा ये क्या है, ये क्या चमत्कार। मैंने कहा इंडियन शॉप है, करे तो नो। मैं कहा म्यूजिक सेंट्रल सिस्टम पे मॉल के, वी लाइक इंडियन म्यूजिक। मैं कहा इसका मतलब क्या है, कह रहा मुझे नहीं पता। मैंने कहा अच्छा। तो वहाँ गए तो $100 की मेड इन बांग्लादेश कमीज लिखा पेरिकार्डियन। मैं कहा उससे, मैं कहा तेरी तनख्वाह कितनी, कहता $300। तो मैंने कहा अगर $100 की कमीज बिकती है भाई तू जिंदा कैसे है। कहता मैं यहाँ से थोड़ी ना कर, मैं तो लोकल मार्केट जाता हूँ। तो मैंने कहा मेरे को क्यों नहीं ले गया, कह हम दोनों को वापस आना है ना इसलिए मैं तुझे यहाँ ले गया। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा इतना खतरनाक है, कहता ये फॉर्मर एशिया है, यहाँ नथिंग इज सेफ। मैंने कहा ऐसा कर, जहाँ भी जाऊँगा जैसे जाऊँगा तू मेरे साथ चलेगा, मैं अकेला कहीं नहीं जाऊँगा। तो फिर उसके साथ मतलब ऐसे मतलब काम चलता रहा। फिर जाते जाते मेरी अटैची मिली, मैंने उनको जय श्री राम बोला। मैंने कहा चलो अच्छा, अटैची मिल गई, अटैची मिल गई। वो पूरा जुगाड़ यंत्र तंत्र उन्होंने लगाया, अपना पूरा ऑफिस लग गया था अटैची ढूंढने में, कैसे कैसे मिली, फटी पुरानी थी। मैं कहा कुछ नहीं, अब निकलो यहाँ से। तो ये मतलब वहाँ के मतलब ऐसे ऐसे बड़े एग्जाम्पल्स थे जो सीखने को मिले। जैसे मंगोलिया की बात बताऊँ तो मंगोलिया में जाता था, हमारा कस्टमर था। तो सर वहाँ जो लड़कियाँ थी, मतलब हुए यंग फीमेल्स, इन्हें बॉलीवुड की सीढ़ियाँ चाहिए थी, बॉलीवुड की सीढ़ियाँ चाहिए थी, और उन्हें कैमरा का शौक था। तो जब भी मैं जाता खूब सीढ़ियाँ, वो तो उन दोनों सीढ़ियों का टाइम लेके और कैमरा लेता था। तो उन्हें हिंदी के गाने पूरे आते, इस दुनिया में कितनी मोहब्बतें, हमको तुमको है कितनी चाहते। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कि अब एक दिन मैंने पूछ लिया हिम्मत करके, मैंने कहा तुम्हें मतलब पता है को, इट इज़ अबाउट लव, इट इज़ बॉलीवुड, वी लव इट। मैंने कहा मोहब्बत मीन्स व्हाट, लव। तो मैंने उससे पूछा अब तो देखिए कल्चर, मैं कहा आर यू इन लव, वेर यू इन लव। यूँ देखा, मतलब टिपिकल वो, मैंने कहा कुछ गलत बोल दिया क्या मैंने, थोड़ा मैं बैक फुट पे आ गया। कहता आई मेड लव व्हेन आई वाज 8। मतलब फॉर देम इट इज अनयूजुअल टू बी इन लव। मतलब गाने सुनते हैं बट आई मेड लव व्हेन आई वाज 8। मैंने कहा अच्छा ओके ठीक है समझ गया मैं। तो वैसे ही एक बार उनके संजय सर घूमने निकल गया। ये बड़ा अच्छा आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। तो कहते हैं हम तुम्हें घेर ले जाएंगे। मैंने कहा घेर क्या है। कहते घेर जहाँ लोकल मंगोल्स रहते हैं, उलन बतौर के बाहर आप जाओ तो सड़क खत्म हो जाती है। उलन बतौर में आई थिंक पॉपुलेशन इज 2 मिलियन, 95% लिव्स इन द कैपिटल उलन बतर। 2-4 होटल है ढंग के जहाँ आप रह सकते हो। अच्छा इंग्लिश किसी को नहीं आती। अब बिना इंग्लिश के कैसे काम करना। एक लड़की थी जो ट्रांसलेटर थी, जो मेरी बात सीटीओ से कराती थी। मैंने कहा सीटीओ को, मैं कहा तुम भी मेरे साथ चलो। कह रहा चलो। अब उसके पास एक पुरानी सी पजेरो थी। तो पजेरो में हम उलन बतर से बाहर निकले तो इसने रोका, पानी बादाम वादाम ये डाले। तो मैंने कहा ये पानी बादाम वादाम क्यों डाल रहा। मैं कोई बात नहीं डालने दो। अब थोड़ा आगे चले सर तो सड़क गायब। तो गाड़ी ठक 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 ठक। अब कहीं गियर में पहुंच गए तो गियर में एक पीछे फैमिली रहती है। तो सामने एक कमरा सा बना है, वो ठीक ठाक है, और पीछे टेंट है। तो टेंट में बैठाया मुझे। तो वहाँ एक चील थी ऐसे। मैंने कहा ये क्या है। कह रहे ईगल। तो कहते हैं यू वांट टू ईट। अब मैं तो वेजिटेरियन था। मैं कहा हाँ वही वैसे बोल दिया मैंने। तो शाम को कोई ईगल बन के आ गई। मैं कहा भाई मैं तो वेजिटेरियन हूँ, मैं ये सब नहीं खा सकता। अब मैं कमरे में बैठा हूँ सर। तो ये 2 लोग मेरे साथ हो रहे हैं। बाय द टाइम आई रीच, मेरा सिंगापुर का मोबाइल पे कोई सिग्नल नहीं। मैं इंडिया का नंबर भी रखता था जस्ट इन से। इंडिया के नंबर पे कोई सिग्नल नहीं। मैं वाइफ को बोल के गया था मैं जा रहा हूँ उनके साथ। शी न्यू के आई गो, इतना पता उसको, कोई सिग्नल नहीं। अब हम बैठे हैं, टीवी में 1-2 चैनल्स आती है, लाइट है। तो 1-2 बजे कहते ओके बाय। मैं कहा तुम कहाँ जा रहे हो। कह रहे हम जाके टेंट में सोएंगी, कमरा जो ठीक ठाक से तेरे लिए, बॉस ने बहुत सुमित को यहाँ रखना। मैंने कहा ठीक है जाओ।
अब ये गए तो मैंने खिड़की से थोड़ा बाहर देखा, झांका, जहाँ तक मेरी नज़र गई एक बिजली की बत्ती नहीं जल रही, कोई लाइट, ना आदमी का निशान। जहाँ तक नज़र जाए अंधेरा, काला, और चांद चमक रहा था, ऊपर घोड़े दिखते थे कहीं कहीं। अब सर मेरे की तो हालत ख़राब, लैंग्वेज मुझे आती नहीं, मोबाइल मेरे चलते नहीं, क्रेडिट कार्ड यूज़लेस है, डॉलर वहाँ कोई लेगा नहीं। और अगर ये लोग निकल गए और ये अगली बार चील की जगह मेरा नंबर आएगा क्योंकि मुझे पता लगा था जब सर्दियाँ आती हैं एक आदमी एक बैल और एक बकरा खाता है और ये टोटल मीट खाते हैं। तो मैंने कहा मैं एक आध का काम तो कर ही जाऊँगा। तो मैंने कहा यार ये तो डेंजर है। अब मुझे नींद नहीं आई 3-3:30 बजे तक। अब जैसे तैसे सोया, 5-5:30 बजे मेरी फिर आँख खुल गई। सबसे पहले मैंने बाहर जाके देखा पजेरो खड़ी है या नहीं खड़ी है। तो पजेरो दिखी तो मेरी जान में जान आई। मैंने उनको नॉक किया, मैंने कहा गुड मॉर्निंग। वही मुझे देख रहे सुबह सुबह पागल हो गया क्या, गुड मॉर्निंग, वॉकिंग। तो कह रहे 2 वो हम्प वाला ऊंट होता उस पर बिठाया, घोड़े पे बिठाया, ये बिठाया। मैंने कहा कैन आई ड्राइव? ड्राइव? मैंने लड़के को बोला स्कूल में गाड़ी चलाऊंगा। कह रहे ओके चलो। तो अब आप सोचें कि मुझे क्या पड़ी थी खटेरा पजेरो चलाने की, जो हिलती हुई गाड़ी। मैं कहा जब तक गाड़ी मेरे पास है मैं तब तक यहाँ से निकल सकता हूँ, अगर गाड़ी निकल गई तू भी रह गया। तो फिर जब तक सिग्नल आया उलन बतौर के पास, मैंने कहा तुम अपनी गाड़ी चलाओ, मैं बाजू में बैठता हूँ। अब रास्ते में एक दिन पहले उनके ऑफिस में कुछ पार्टी हो रही थी, तो मुझे कहते हैं हमने डील साइन की है, सेलिब्रेशन, तो रोस्टेड मीट लाए। मैं कहा भाई मैं तो खाता नहीं। तो कहते वाइन। मैं कहा मैं शराब पीता नहीं। कह रहे अच्छा शराब भी नहीं पीता। अब वाइन में क्या करते हैं सर, वो रेड वाइन का गिलास लेते हैं, दे कट अ टोटाइस, दे पुट द ब्लड ऑफ टोटाइस इन द रेड वाइन एंड ड्रिंक। इट्स अ वे ऑफ सेलिब्रेशन, दिस इज मंगोल कल्चर। तो उसका रेड टोटाइस का ब्लड डाल के रेड वाइन पीते हैं। वो तो अच्छा था, मैं पीता नहीं था, मैं आई डोंट ड्रिंक। अब कल जब पजेरो चल रही थी इसने मुझे रोका, कहता है वहाँ कुछ लेडीज़ कुछ बेच रही थी, वो जो अपने दूध के डब्बे से होते हैं सड़क पे। मैंने कहा कोई ज़रूर मारेगा आज, कुछ है इसके पास। और मैंने कहा व्हाट इज़ दिस? तो उसने एक छोटे से जो ट्रांसपेरेंट गिलास होते हैं हमारे, उसमें कुछ इतना सा वाइट सा डाला। कहता गुड लक गुड लक गुड लक, नो अल्कोहल नो अल्कोहल, नो मीट नो मीट। मैंने कहा यार अब तो फंस गया मैं, अब कितना बोलूँगा। तो मैंने आँख बंद करके घटक लिया, तो खट्टा सा था कुछ, मतलब बहुत। मैंने कहा व्हाट इज दिस? कहता मेयर मिल्क। पहले मुझे समझ नहीं आया, घोड़ी का दूध। हाँ, फिर मुझे समझ आया बेटा। मैंने कहा चलो कछुए के खून से तो अच्छा है। तो मैंने पहले जैसे मैं होटल पहुंचा तो मेरे पास ये दवाइयाँ होती थी, सीधा सिप्रोफ्लॉक्सिन 500 खानी मैंने चालू कर दी। मैं कहा इससे पहले मैं लंबा हो जाऊं। तो कहने का मतलब है ऐसे तो कई सारे किस्से, बट व्हेन यू ट्रैवल यू लर्न अ लॉट। इनका कल्चर, जैसे हमें चीनी इंदू कहते थे, हिंदू नहीं कहते, इंदू। और उनका माइंडसेट था वेजिटेरियन लोग होते हैं, बड़े कमज़ोर होते हैं, लड़ नहीं पाते, डरपोक है, ये गांधी कुछ पीस लविंग टाइप लोग हैं, इनसे लड़। हम उड़ने वाले लोग हैं, हम तलवार लेके उड़ते हैं, 12 फुट हवा में लड़ते हैं, हमारे पास ड्रैगन है। मतलब ये ऐसे अगर आप चीनी पिक्चरें देखो तो वो जो लॉज ऑफ ग्रेविटी उनको तो मात कर देता है। न्यूटन भैया जो है वो तो कब्र में हिल जाएंगे, क्योंकि जो चीनी 12 फुट ऊपर उठ के तलवारबाजी करा टक 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 फिर आता है। एक दिन कहते हैं मुझे, कहते हैं तुम्हारे बॉलीवुड में यू डांस अराउंड ट्रीज। मैंने कहा यू फ्लाई लाइक बर्ड। तो ऐसे कि एक बार रशिया चला गया सर, तो वहाँ एक रशियन ड्रंक होके मुझे कहता है इन इंडिया, अच्छा मैं शराब वराब पीता नहीं था, तो कहता है इन इंडिया यू स्टिल हैव स्नेक चार्मर एंड रोप ट्रिक। मैंने कहा तूने गलत आदमी से पंगा ले लिया। अब और काफ़ी लोग बैठे थे। मैंने कहा रशिया डज योर मदर एंड वाइफ स्टिल क्यू फॉर ब्रेड एंड वोदका? फिर उसकी नो इट डजंट हैपन इन रशिया। मैंने कहा हु टोल्ड यू दिस हैपेंस इन इंडिया? और लास्ट आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं। बट आई हैव सीन इन दी अर्स्टवाइल यूएसएसआर, जो पुराना यूएसएसआर था, उस वक्त मैं गया था वहाँ, क्योंकि मैं मर्चेंट नेवी में था उस वक्त जी। और मैं गया था ओडेसा, जो अब यूक्रेन में है जी। पहले तो यूएसएसआर का पार्ट था। तो वहाँ ये मैंने लिटरली देखा है कि 3rd क्लास जो गाढ़े का कपड़ा आता है ना, हाँ। जिसको हमारे यहाँ जो लोएस्ट क्लास है वो अब तो वो भी नहीं खरीदता, उसके लिए 1-1 किलोमीटर लंबी लाइनें होती है। बिल्कुल, मैंने आइसक्रीम के लिए 1-1 किलोमीटर लंबी लाइन, क्योंकि एक
कोई जगह है वहाँ पे आइसक्रीम मिलती है हफ्ते में 2 बार। इट वॉज सच ए लग्जरी। और यहाँ से लोग कोई जीन्स वीन्स लेके जाते थे ना, तो बस वो तो पूरे दे यूज टू गेट मॉब्ड। और वो लेके जाते थे कि साहब की ये हम एक जीन्स को लेके जाएंगे, लड़कियाँ हमारे पीछे आएंगी। पीछे आए, बिल्कुल। और सर ये किस्सा था जब हमारे कांग्रेस के टाइम में बहुत बड़े बड़े स्कैम हुए। अब मैं स्पेन में था कहीं, तो ये ब्रिटिशर हमारे आसपास काफ़ी थे, यूरोपियन ऑफिस आया हुआ था। तो अब मुझसे बड़ा किलसते थे, इन्हें लगता था ये बड़ा पेट्रियोटिक इंडियन है और ये सब। तो मुझे कहते हैं, वी हर्ड दैट इन इंडिया देयर इज अ $50 billion scam and papers say that your prime minister is involved in it. Well, it doesn't look to be, but is it real, Sumit? Did a thing like that happen? एक वो थिक ब्रिटिश एक्सेंट में बोल रहे थे। मैंने कहा चलो जवाब तो देना पड़ेगा अब। मैंने कहा what you call as a scam is unequal distribution of money. Because when America came up, remember, there were gangs of New York. There was Al Capone and there was Bill Scottish. So we are not killing each other, but this is an unequal distribution of money which you call as a scam. And as far as the $50 billion is concerned, you know, the economy should be of that size and stature where this $50 could be accommodated. Where in Europe could you have even a $5 billion scam, so-called scam? All your economies are shaking, murky and weak. So that talks about the robustness of the Indian economy. That talks about how India is growing. Unequal distribution of wealth might sound as a scam to you, but it is not what it is exactly. And our prime ministers don't do that. We don't have a Churchill born there. तो फिर उसको झटका लगा। आपको एक लास्ट किस्सा सुनाता हूँ। मैं साइप्रस में, वेरी सेंसिटिव अबाउट चर्चिल। मैं साइप्रस में था सर। मेरे पास ये नेटवर्क इंजीनियर जो थे, तो बिकॉज वी वर रनिंग अ टेलीपोर्ट, तो ये नेटवर्क इंजीनियर जितने थे, इट वाज अ डिवीजन ऑफ साइप्रस टेलीकॉम। ये सारे यूक्रेनी थे और ये सारे पीएचडी थे। पीएचडी सारे जितने यूक्रेनी थे पीएचडी। और पीएचडी जितना अपना आई कार्ड होता है ना, इतनी बड़ी पीएचडी की डिग्री होती है। पीएचडी क्यों जेब से निकालता है, ये देख ठक। मैंने कहा भाई कुछ टाइम बाद पीएचडी। अब मैंने एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग नोट की संजय सर, ये सारे पीएचडी इन इकोनॉमिक्स, एक नेटवर्क इंजीनियर है, एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है, एक आईपी एक्सपर्ट है, एक आरएफ एक्सपर्ट है, लेकिन पीएचडी सबकी इकोनॉमिक्स। अच्छा, एक जो अकाउंटेंट था वो भी पीएचडी इन इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स में भी एक लड़का था। मैंने एक दिन बुलाया सबको, मैं कहा भाई इधर आओ। तो आई वॉज अ वाइस प्रेसिडेंट ग्लोबल बिजनेस ऑपरेशंस। मैं कहा एक बात बताओ, आई वॉज 29 एंड माई रिपोर्टीज वर अप टू 55, 80 नेशनलिटीज़। मैंने कहा एक बात बताओ मुझे, ये पीएचडी इन इकोनॉमिक्स, तू आईपी इंजीनियर कैसे है, तू आरएफ इंजीनियर कैसे है, तू आईपी स्पेशलिस्ट कैसे बना? कहता है आई लर्न ऑन माई ओन। तो और कहते थे सिस्को शिट, ये उनका स्लैंग होता था। लाइनेक्स पे सारा काम करते थे, सारी चीज़ लाइनेक्स पे बनाते थे, लाइनेक्स के मास्टर थे। मैंने कहा तुमने ये सीखा कहाँ से? कहता खुद सीखा मैंने। तो मैंने कहा तूने पीएचडी इकोनॉमिक्स में क्यों की? कहता मैंने थोड़ी ना की। मैंने कहा तू तो ये डिग्री दिखा, ये इस पर तो इकोनॉमिक्स लिखा सबके, ये इकोनॉमिक्स तुम सब ने क्यों की और लाइन तुम्हारी अलग है? कह रहा खुद सीखा, लाइनें सीखा। कह रहे रशियन टाइम में यूएसएसआर में यूएसएसआर अलोकेट करता था यूक्रेन इकोनॉमिक्स पढ़ेगा, अजरबैजान बायोलॉजी पढ़ेगा और ये वाला स्टेट मान लीजिए केमिस्ट्री पढ़ेगा। तो इसीलिए जैसे बाल्टीन यूक्रेन बनाएगा, मग्गे आर्मीनिया बनाएगा और चारा ये कजाकिस्तान बनाएगा, वैसी यूएसएसआर में डिग्रियों कौन क्या पढ़ेगा इसका भी बंटवारा होता था। इसलिए बाय डिफॉल्ट हमें इकोनॉमिक्स ही पढ़नी थी। यूक्रेन को इकोनॉमिक्स दी गई थी, हमारे खाते में इकोनॉमिक्स थी, इसलिए हम सब ने इकोनॉमिक्स में पीएचडी की। मैंने कहा तुम्हें इकोनॉमिक्स आती है? कहता कम्युनिज्म में इकोनॉमिक्स क्या होती है? मैंने कहा मतलब? कहता कम्युनिज्म और इकोनॉमिक्स तो ऑक्सीमोरॉन है। मैंने कहा हाँ। तो मैंने कहा पीएचडी क्यों, फिर पीएचडी क्यों की? कहता कर ली, ऐसे ही हो गई। मैं कहा अच्छा। मैं कहा इसकी वैल्यू क्या है? कहता ये तो रशिया में भी नहीं चलती। तो तब मुझे समझ आया कि पीएचडी की वैल्यू रशियन कॉन्टिनेंट में क्या थी। अब इसी को अगर मैं सिंगापुर लाऊं तो उनका नाम, अच्छा एक मेरे यहाँ लड़का था चाइनीज़, तो पीएचडी था। मैं सोचता बड़ी रेस्पेक्ट करता था उसकी। तो एक सिंगापुरियन मुझे कहता सिंग्लिश में, अच्छा सिंग्लिश में अच्छी बोल लेता हूँ सर, ग्रीक भी बोल लेता हूँ, थोड़ी फ्रेंच बोल लेता हूँ। तो मुझे कहता है दिस वन यूजलेस सिंग्लिश में। मैं कहा भाई पीएचडी माँ पीएचडी, भाई पीएचडी यूजलेस, पीएचडी इज गुड, यू डोंट नो व्हाट इज पीएचडी? मैं नहीं, आई डोंट नो व्हाट्स पीएचडी। Permanent head damage, only whiteboard, marker, cannot, work cannot.
ओनली टीच टीच। तो मैं आपको कह रहा हूँ मतलब ये परमानेंट हेड डैमेज। अब यहाँ बोल दो तो मतलब बंदूक ही निकल जाए। वहाँ उनका ये कॉन्सेप्ट है, मतलब पीएचडी मतलब वो व्हाइट बोर्ड पे बालकों को पढ़ा सकता, काम नहीं कर सकता। अच्छा, मेरा परसेप्शन था पीएचडी है तो इससे मैं डिस्कस करता था। कह रहा तू पागल है, इससे डिस्कस कर रहा है, इसको क्या आता है? मैंने कहा अच्छा ये है। मतलब ये संजय सर जो कल्चर से कल्चर घूमा, तो ये एक बहुत चीजें सीखने को मिली। पर्सपेक्टिव्स, कल्चर, कैसे सोचते हैं, हमारे बारे में क्या सोचते हैं, इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं। अच्छा डिस्कशंस इन लोगों से कॉमन होते थे पॉलिटिक्स और इकोनॉमी। अगर किसी से भी आप डिस्कशन करो, ग्लोबल पॉलिटिक्स से ग्लोबल इकोनॉमिक्स डिस्कस होती थी, बाकी कोई कल्चर और थोड़ा बहुत कल्चर डिस्कस होता था। तो इस घूमने में 10-12 साल में काफ़ी पर्सपेक्टिव्स आ गए, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली, काफ़ी कहाँ बिजनेस करने का तरीका क्या है, कैसे लोग बिजनेस करते हैं, क्या काम करते हैं, व्हाट आर एक्सपेक्टेड प्रैक्टिसेस, डूज एंड डू नॉट। जैसे आप कहीं भी अरब वर्ल्ड में जाओ या इंडोनेशिया जाओ, रमज़ान है, रमदान कहते हैं उसे, दे लाइक वुड यू लाइक टू हैव टी, यू हैव कॉफ़ी। एक बार एक मेरा ब्रिटिशर बॉस आया था, वो मेरे साथ इंडोनेशिया आया, वहाँ का सबसे बड़ा टेल्को है, तो उन्होंने बोला वुड यू लाइक हैव टी, कॉफ़ी? मैंने बोला नो थैंक यू। उसने बोला आई डोंट माइंड ए कप ऑफ कॉफ़ी। यूँ देख रहे हो, रमदान है तो कॉफ़ी कैसे ले रहा है? अब मैंने उसको बोला, मैं कहा भाई तुझे कॉफ़ी पीनी थी बाहर स्टारबक्स पे पिलाता ना, वहाँ क्यों बोला तूने? कह रहे दे आस्क, पूछा क्यों? कह रहे दे आस्क मी फॉर अ कॉफ़ी। मैं कहा बट दे आस्क यू फॉर अ कॉफ़ी, यू हैव टू से नो। कह रहा बट हाउ डू आई नो आई हैव टू से नो? कह रहा मैंने कहा आई टोल्ड यू बिफोर एंटरिंग यू हैव टू से नो, दे विल आस्क। अब मतलब ये मैं आपको बता रहा हूँ कल्चर क्या है, मतलब हाउ डू कल्चर्स चेंज फ्रॉम अ प्लेस टू प्लेस, हाउ डू थिंग्स चेंज फ्रॉम अ प्लेस प्लेस। चलिए ये तो बात हो गई, और फिर आपने भारत आने का निर्णय क्यों लिया? सर भारत आने का निर्णय शुरू से था कि भारत ही आना है, यहाँ आके कुछ करना है, देश के लिए कुछ करना है, देश में कंट्रीब्यूट करना है। पहले तो एक बार लगा कि 200-300 लोग को शायद नौकरी दे के जीडीपी बढ़ा के ये कंट्रीब्यूशन बहुत होगा। फिर लगा नहीं, दिस इज़ नॉट गुड इनफ, आगे ले जाना पड़ेगा, ओपिनियन बिल्ड करना पड़ेगा, लोगों को सचेत करना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म चीज़ें बतानी पड़ेंगी। और जैसे मेरा भाई है, ही इज़ आउट ऑफ इंडिया, 10-20-22 साल से है बाहर, मतलब छोटा मुझसे, उसका यहाँ मन नहीं लगता। उसको मैं लाया था तो कह रहा नहीं तुम यहाँ रहो, मैं बाहर रहूँगा, मैं यहाँ नहीं रहता। तो मेरा दिल हमेशा यहाँ था, मेरा दिमाग हमेशा यहाँ था, और मैं इंडिया आने का बहाना ढूंढता था। जहाँ भी मैंने काम किया इंडिया अपनी टेरिटरी रखता था। क्यों? क्योंकि इसी बहाने में महीने में एक आध चक्कर में लगा ही लेता था और अपने रिश्तेदारों सबसे मिलता था। तो मेरी वाइफ हमेशा एक चीज़ कहती यू लव मोर योर कंट्री देन मनी। अगर तेरा पैसे से प्यार हो तो कभी वापस आता ही नहीं। तो जितना पैसा कमाया था वो सारा फिर बिजनेस में लगाया, मतलब जो भी थोड़ा बहुत खड़ा किया, सेल्फ मेड किया, खुद किया, इसको खड़ा किया। और 2018 करीब में फिर मैं टीवी पे जाने लगा। फर्स्ट टेक्नोलॉजी, उसके बाद इकोनॉमिक्स, फिर पॉलिटिक्स, फिर जियो पॉलिटिक्स। दैट इज़ हाउ द प्रोग्रेशन स्टार्टेड। इट वॉज अ सेल्फलेस थिंग कि भाई अवेयरनेस लानी है, देश के लिए कुछ करना है, देश का सिस्टम जो है, जो अच्छे लोग हैं उनके लिए उनका सपोर्ट करना है, spread awareness, contribute to the country. That was always the motive. इसीलिए मैं वापस आया। और मेरे को मतलब वहाँ अगर आप कहीं भी रहो तो वो आपसे तीसरा सवाल पूछते विच नेशनलिटी। अगर आज आपके पास अमेरिकन पासपोर्ट भी है तो आप बोलोगे अमेरिकन, बट फिर बोले वेयर आर यू फ्रॉम। तो वही मैं कहता ना मेरी हरी आँखें होंगी, ना मेरे ब्राउन बाल होंगे, ना मेरी वो दूध से सफ़ेद चमड़ी होगी, रहूँगा तो वही ना जो जैसा हूँ। तो मैंने कहा यार जो है वही अपनी कंट्री को बनाएंगे, अपने देश का भला करेंगे, अपने लोगों के लिए कुछ करेंगे। क्योंकि पता नहीं सर, ये धरती से मुझे जैसे कील मैग्नेट को खींचती है ना, सॉरी मैग्नेट को कील मतलब मैग्नेट पुल्स अ नेल, वैसे ही मेरा सिस्टम था। मैं जब इंडिया आता था मेरा यहाँ से जाने का मन ही नहीं करता था। हफ्ते 3 दिन के लिए कहता एक दिन और बढ़ा लूँ, एक आध दिन और रुक जाता हूँ। तो मैंने कहा नहीं यार बहुत हो गया, हैव टू गो बैक एंड डू इट फॉर योर ओन पीपल, फॉर योर ओन कंट्री, फॉर योर ओन सिस्टम। और यही इच्छा है सर, और कोई इच्छा नहीं है। तो आइए कुछ बात करते हैं देश विदेश की। अभी जो विश्व में जो सिनेरियो चल रहा है, विशेषकर से जो ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा जो पश्चिम है और जो पश्चिमी सभ्यता है वो एक तरह से आत्महत्या करने के ऊपर उतारू है। चाहे उनकी संस्कृति हो और चाहे वो अननेसेसरी वॉर्स हो, केवल उनका ये उद्देश्य रह गया। जैसे यूक्रेन में जाके उलझ गए जी, और यूक्रेन में ऐसे उलझे कि पूरा यूरोप जो है वो देख रहा है कि हम बर्बाद हो रहे हैं,
उसके बाद भी उलझा हुआ है, और दूसरी तरफ जो है वो इस्लामी चढ़े आ रहे हैं पूरे यूरोप में। तो इनकी जो मानसिकता है वो किस ओर जा रही है, आपको क्या लगता है? देखिए संजय सर, जो मैंने इनके साथ रह के काम करके एक चीज़ देखी है, यूरोप में आदमी की मानसिकता है कि वो कम से कम काम करे पश्चिम में और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिले उसको। ये उसकी मानसिकता है कि हर साल मैं कम काम करूं और हर साल मेरा पैसा बढ़े। पर अब ये पैसा आएगा कहाँ से, कमाओगे कहाँ से? अगर आज आप देखें, सबसे ज़्यादा पेटेंट जो फाइल हो रहे हैं विश्व भर में, वो इंडिया में हो रहे हैं। 5,000 से ज़्यादा पेटेंट्स हम पर मंथ फाइल कर रहे हैं। तो ये जो पेटेंट्स की होड़ लगी है, जो टेक्नोलॉजी की होड़ लगी इंडिया में आ गया, तो वेस्ट के पास दुनिया को देने को कुछ भी नहीं है। अगर आप यूरोप की बात करें, यूरोप में आज हम बात करें भाई, जो फ्रांस है, फ्रांस के पास सबसे ज़्यादा बड़ा गोल्ड रिजर्व है यूरोप में। पर गोल्ड फ्रांस के पास थोड़ी ना, गोल्ड तो अफ्रीका से आता है। आज भी सालाना 500 बिलियन का टैक्स वो कलेक्ट करते कॉलोनियों से। कॉलोनियों का उन्होंने ज़िंदगी पर शोषण किया है, कॉलोनियों का उत्पीड़न किया है। और उन लोगों को आज के डेट में ये तो समझ आ गया भाई, अब गुलामों को जहाज में डाल के हम नहीं ला सकते, क्योंकि पहले तो ये गुलामों को चेन से बांध के जहाज में डाल के लाते थे। और अब ये कहना गलत थोड़ी होगा, अमेरिका का पहला प्रेसिडेंट जो था स्लेव ट्रेडर था। ये कोई हम आरोप नहीं लगा रहे, हिस्ट्री है, फैक्ट है, हिस्ट्री है। अब संजय सर, ये जो गुलामों की इनको आदत हो गई है, अब इन्हें चाहिए फ्री का गुलाम, सस्ता लेबर जो इनके लिए काम करता रहे और ये ऐश करते रहे, कम से कम खाए, कम से ज़्यादा कम खाए, कमाए और मिनिमम से मिनिमम काम करे। अब मैं साइप्रस में रहता था, तो वहाँ दिन में गर्मियों में होता था सिएस्टा। सिएस्टा इनके सोने का टाइम, मतलब विश्वास करें आप, हमारे यहाँ भी कलकत्ता में होता है, 1 से 5 बंगाल में होता है 1 से 5 वहाँ तो कंटिन्यूअस है, वहाँ तो गर्मी सर्दी होता है। 1 से 5 बजे तक वो सोते थे कि भाई अब सोने का टाइम हो गया। फ्रांस में आपका वर्किंग आवर है 7 घंटे। 7 घंटे के बाद अगर आप काम करें तो आपको मैंडेटरी ओवर टाइम मिलेगा। इसलिए वहाँ आपका मैनेजर आपको कहता भैया तू घर जा, और उसमें आपके 2 कॉफ़ी ब्रेक, 1 लंच ब्रेक, 2 स्मोक ब्रेक, तो कुल मिला के आप 4 से 5 घंटे फ्रांस में काम करते हो। ये मैं EADS की बात कर रहा हूँ, जो फ्रांस की एक बहुत बड़ी कंपनी है, बेस्ट ऑफ फ्रांस। मैं वहाँ कई बार जाता था, तो मैं उन्हें कहता तुम दिन में कितने घंटे काम करते हो? 4 घंटे। अब उन्होंने क्या किया, अपना मैन पावर कॉस्ट कम रहे, एफिशिएंसी बढ़े। आज गुलामों को ला नहीं सकते, उन्होंने इस्लामियों को इमिग्रेशन देनी शुरू कर दी। इन कॉलोनी में ये जो अल्जीरिया, मोरक्को, मोरितानिया, अल्जीरिया है, वहाँ से लोगों को इन्होंने आना शुरू कर दिया। कंडीशन लगा दी साहब, कंडीशन संजय सर ये लगा दी है, जैसे यू हैव टू बी 3rd जनरेशन फ्रेंच। अगर आपको सरकार के लिए, पुलिस में काम करना है, 3rd जनरेशन फ्रेंच है। अब ये आ तो गए। फ्रांस में अगर आप इस्लामिक आबादी की बात करें तो केवल 8 से 9% है, पर 8 से 9% आबादी ने उनकी ऐसी वाट लगा दी। स्वीडन में क्या हो रहा आपने देखा, आप फिनलैंड में क्या हो रहा, नॉर्वे में क्या हो रहा है, डेनमार्क में क्या हो रहा है, ये आपने देखा। क्योंकि आपकी जो मंशा कहीं ना कहीं थी, वो थी शोषण। अब एंजेला मर्केल ने 1 मिलियन रिफ्यूजी क्यों घुसाए? 1 मिलियन रिफ्यूजी इसलिए घुसाए ना, सस्ती लेबर चाहिए, फ्री की लेबर चाहिए, मिनिमम वेज नहीं देना है। जो पहले अफ्रीकन हबशी करता था काला, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आई एम नॉट ट्राइंग टू बी रेशियल हियर, बट वो काम अब इससे कराएंगे। मंशा तो आपकी यही थी कि भाई मैं गोरा आदमी में अपने हाथ क्यों गंदे करूं, मैं थोड़ी नहीं काम करूंगा। उसके लिए पहले अफ्रीकन को चेनों से बांध के लाते थे, मुसलमान को ले जाएंगे। पर जब ये समाज में घुसे, आज अफ्रीकनों की आप बात करें तो अफ्रीकन्स आर इनटू स्मॉल टाइम क्राइम, मगिंग, चाकू छुरी, इधर उधर छोटा मोटा काम करते हैं। ऑर्गेनाइज क्राइम जो है वो मिडिल ईस्टर्न चलाते हैं। ये सबसे इसमें जो खाक है वो है आपके लेबनीज, और इसका सबसे बड़ा मार्केट है अल्बानिया। अल्बानिया में देखेंगे तो करीब 80% से ज़्यादा मुसलमान आबादी है। ये भी एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, हम कोई वी आर नॉट कास्टिंग एस्पर्शंस। तो अब जब यहाँ ये आ गया तो इन्होंने एक ऑर्गेनाइज माफिया चलाया। पर इससे बड़े सिंडिकेट जो हैं, जो ड्रग्स में, वेपन्स में, न्यूक्लियर एसेट्स, वो तो गोरे चलाते हैं अभी, वो अपने वेस्टर्न यूरोपियन, रशियन माफिया वगैरह, ये सब उसमें है। बट अब ये जो इनको लाए तो इन्होंने अब भैया हमें अपना हिस्सा दो, आप हमारा शोषण करो, हमें अपना हिस्सा चाहिए। अब वो फ्रेंच बोल भी लेते हैं, उनका पासपोर्ट भी फ्रेंच है, पर दिल से, दिमाग से वो आज भी मोरक्कन है, वो आज भी अल्जीरियन है। तो जब वो फ्रांस में बात करते हो तो तीसरा वर्ड ये आता कि विच कंट्री, फ्रेंच में तो वो बोलता है मोरक्को, मोरितानिया, अल्जीरिया, टूनीशिया, ये सब बोलता है वो। तो उनको लिया तो आपने सोसाइटी में, पर उनको इंटीग्रेट भी नहीं कर पाए, उनको आपने एक 2nd क्लास सिटीजन रखा। अब यूरोप की सबसे बड़ी समस्या तो इस्लामीकरण है। अब वो शुतुरमुर्ग बनना चाहते, ज़मीन में आंखें गाड़ना चाहते, तो वो उनकी मंशा है।
बट इस्लामीकरण, क्योंकि इस्लाम वेस्टर्न सभ्यता के साथ कंफर्टेबल नहीं है। अब इस्लामीकरण में तो ये है ना कि फ्रेंच लाइफ और मोरक्कन वाइफ बुरके वाली मोरक्कन लाइफ और फ्रेंच लाइफ। जो महबूबा चाहिए वो तो चाहिए गोरी, वो चाहिए बिल्कुल गोरी, ब्लॉन्ड, हरे आंखों वाली और आधे कपड़े लगा के घूमे। पर जो बीबी चाहिए वो चाहिए बुरके वाली। तो बीबी बुरके वाली घर में रखो और जो बाहर वाली है उसको बाहर, घर वाली बाहर वाली वाला सिस्टम है। अब पब भी चाहिए, दारू भी चाहिए, शराब भी चाहिए, पर शरिया भी चाहिए। अब मुझे यूरो में पैसे भी चाहिए, पर मैं इस्लाम की बात भी करूंगा। तो ये जो दो कल्चर्स का कॉन्फ्लिक्ट है ये यूरोप में हो रहा है हर जगह। और यही जो यूरोप वाले हैं इनको ह्यूमन राइट्स और ये डेमोक्रेसी की इतनी बड़ी पट्टियाँ पढ़ाई गई, इतनी बड़ी पट्टियाँ पढ़ाई गई कि इन्हें समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताऊँ, जैक शिरा ने ये जो अफ्रीकन लाए थे इनका क्या किया सर, इनको किया, कहते हैं भाई तुम्हें हम $700 या $300 पहले शुरू था, बाद में $700 का महंगाई भत्ता दिया, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। अब जैसे एक घर है, यूजुअली मुसलमान होते हैं, इनके 6, 7, 8 बच्चे हैं। अब लगाइए $300 भी मिल गए, 500 भी मिल गए, मैं 700 नहीं कर रहा, 500 × 7 3,500 4,000 यूरो आ गए आपके पास। अगर 7,000 से करूँ तो 3,500 यूरो, 4-5 यूरो हो गए। 4-5 यूरो में भी बहुत कुछ आता है। ये टैक्सेबल इनकम नहीं है, 700 यूरो पे कोई टैक्स नहीं लगता। वो क्या करते हैं, वो शराब पीते हैं, ड्रग्स खाते और बदमाशी करते हैं। दाल रोटी की व्यवस्था हो गई, आपने वो सरकारी मकान टाइप भी, चाल्ट वाल टाइप भी मकान में टिक गए। इन्होंने गेटोज बनाए। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, एक बार हम टुलूज़ में थे, तो टुलूज़ सिटी में हम गए रात को खाना खाने। तो उस दिन मैंने गाड़ी नहीं हायर की थी, मगर टैक्सी वैक्सी में घूमेंगे। मेरे साथ एक कंबोडियन फ्रेंच लड़का था जो पैदा ही वैसे था कंबोडियन, फ्रांस में पला बड़ा था, ब्रूनो लो उसका नाम था। तो मैंने कहा ये साथ है तो गाड़ी वाड़ी के क्या पैसे देने, 80-85 यूरो दिन के खर्च, हम तो मतलब रोड पार जाना हमें काम से ले। तो शाम को हम टुलूज़ में जब हम खाना खा के निकले हैं तो ये सारे अफ्रीकन आपको वहाँ घूमते नजर आएंगे, विच आर बेसिकली मोस्टली दे आर 99% मुस्लिम्स। ये आपसे फ्रेंच में कहते हैं डू यू हैव अ मैच। उसने मुझे कहा था तो जवाब मत देना, तो मैं जवाब दूंगा। ये उससे टेस्ट करते हैं कि आपको फ्रेंच आती है या नहीं आती है। अच्छा, उन्हें शक्ल से मैं लेबनीज दिखता था तो थोड़ा मुझसे घबराते थे, कहते ये लेबनीज दिखता है, और वो दिखता था चीनी, कहते ये कुछ गड़बड़ कॉम्बिनेशन दिख रहा है। तो वो पूछे मैच, तो मैं ऐसे जवाब देता था ना, मतलब कुछ जवाब मत दे। वो बोलता था नहीं है। अब सर हम खड़े टैक्सी ले रहे, अब उसने फ़ोन किया, टैक्सी आए, हमें देखे कल्टी खाए, टैक्सी आए, हमें देखे कल्टी खाए। अब ये जो इनकी आबादी थी ये बढ़ रही। मैंने कहा ये बढ़ क्यों रहे हैं? कह रहे ये रात को यही करते हैं, इनके पास कोई काम नहीं, इन्होंने अपना शराब या ड्रग्स वक्स ले लिया, खाना पीना खा लिया, वे रात को घूमेंगे। मैंने कहा यार निकल यहाँ से यार, ये पीट पाट देंगे हमें। कह रहा अभी कोई नहीं पीटेगा। मैंने कहा क्यों? कहता अभी इनकी इतनी संख्या नहीं हुई। मैंने कहा मतलब पिटेंगे आज? मैंने कहा मैं यहाँ पिटने नहीं आया, मैंने तो कहा था गाड़ी हायर करेंगे। कहना नहीं बॉस, आई विल डू समथिंग। फिर एक मोटी सी फ्रेंच आंटी आई, टैक्सी चला रही थी, तो उसने हमें 20 यूरो मांगे, शायद 1 या 1.5 किलोमीटर जाने के। मैंने कहा जो भी मांगती है दे। बैठे, अब गाड़ी में बैठे, मैंने कहा बता हमें देख के क्यों नहीं रुक रहा था? कह रहा तुमने येलो कलर की टी-शर्ट और दाढ़ी वाली जीन्स पहनी है। कह रहा तू शक्ल से लेबनीज दिखता हूँ, मैं दिखता हूँ चाइनीज। तो टैक्सी वाले को लग रहा है ये मुझे लूट लेंगे। मैंने कहा यार वो वहाँ में काले पीट रहे थे या टैक्सी वाला हमें लूट रहा था, ये तो अच्छा हुआ कोई रुक गया। मैंने कहा ये कैसे रुकी? कह रहा ये इतनी मोटी थी, अगर हमें एक थप्पड़ मारती उठते ही नहीं दोनों। मैंने कहा अच्छा। कह रहा फ्रांस में ना प्रो वुमेन पुलिस है, तो वो उसने बोला 20 यूरो लूंगी यहाँ तक, अगली बार। मैंने कहा भाई मैं टैक्सी करूँगा। तो मतलब ये जो चीज़ें थी सर, ये वहाँ 8-10 साल पहले इसका अंडर करंट था। ये शहरों में दिखता था, ये मोहल्लों में दिखता था। पहली बार मैं गैलेरीज लफायत गया तो फ्रेंच सेल्समैन होते थे। मुझे याद है लास्ट बार मैं जब गया था तो 80% सेल्समैन चाइनीज़ थे, क्योंकि 80% कस्टमर चाइनीज़ था। आप रात को अकेले नहीं घूम सकते, या तो आप काले रंग का ओवरकोट, काली जीन्स, वो हैट वैट पहन लो तो लोग आपको छेड़ेंगे नहीं। तो अगर लेबनी एक दो वर्ड लेबनीज़ के बोलो तो आपको काम हो जाता था। तो मुझे देख के उन्हें ये लगता था लेबनीज़ है, बट चलो ठीक है कहीं तो कुछ फ़ायदा हुआ। मतलब वहाँ ये अंडर करंट थी, बट इसको नज़रअंदाज किया गया। हर एक ने इनको वोट बैंक की तरह यूज़ किया। आज ये पलट गए, आज ये कह रहे हमें हमारा हिस्सा दो। और इस्लामिकरण से ये भागते फिर रहे फ्रेंच, ये मानने को तैयार नहीं। सब कह रहे ह्यूमन राइट्स, इक्वलिटी, पर उन्हें ये नहीं पता कि कंपैटिबिलिटी ऑफ रिलीजन भी एक चीज़ है।
ये रिलीजन बहुत सी सभ्यताओं के साथ कंपैटिबल नहीं है। ये एक वास्तविकता है। अगर आप देखिए आज पाकिस्तान में 99% मुसलमान है, जब वहाँ वो एक दूसरे को मार रहा है। अफगानिस्तान में 99% मुसलमान है, वो एक दूसरे को मार रहा है। मोरक्को में कौन किसको मार रहा है, अल्जीरिया में कौन किसको मार रहा है, नाइजीरिया में कौन किसको मार रहा है, मोरितानिया की बात करें, सऊदीज की बात करें, ईरान इराक में कौन है मुसलमान है, सीरिया में कौन है मुसलमान है, यमन में कौन है मुसलमान है। भाई जब ये 98-99% पे भी सर ये कंपैटिबल नहीं है, तो तुम्हारे साथ कंपैटिबल कैसे रहेंगे। अब 8-10% हो गए, अपना हिस्सा मांग रहे हैं, और जो तुम सोचते हो कि हम इनको लाएंगे, हम इनको फ्रेंच बनाएंगे, इनको फ्रेंच पासपोर्ट देंगे, ये फ्रेंच भाषा बोलेंगे, ये सब चलने वाला नहीं है, क्योंकि इनके रूट्स अरब हैं। अरब और यहाँ के मुसलमान में बहुत फ़र्क होता है। मैंने एक वीडियो देखा था एक बार फ़लस्तीन का, मैंने देखा सर, एक बच्चों का स्कूल है, वहाँ कोई आदमी मरा पड़ा, उसकी अंतड़ियाँ बाहर गिरी, ऐसे चेहरा वेरा सब फटा, गोलियाँ लगी है, ब्लास्ट जो भी कुछ है। अभी स्कूल की दहलीज पे है, इसकी अंतड़ियाँ बाहर है, बच्चे कूद कूद के उसके ऊपर कूद के स्कूल जा रहे, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये परिस्थिति आप भारत में नहीं सोच पाएंगे, फिलहाल तो नहीं दिख रही, पर आने वाले टाइम में पता नहीं, फिलहाल तो नहीं दिख रही। तो वहाँ का और यहाँ पे बहुत फ़र्क है। मुझे एक इंडोनेशियन एक बार श्रीलंकन मुसलमान ने बताया, तो मैंने कहा फ़र्क क्या है यहाँ के आपके और मिडल ईस्ट में मैं जाता हूँ, यहाँ फ़र्क क्या है। कहता हमने 1000 साल से फसलें देखी हैं। कह रहा जिस लैंड पे फसल हो वहाँ खून खराबा नहीं होता। कहता अगर तुम्हें देखना है, रियाद की फ़ोटो देखो, 1965 में, 75 में, 80 तक देखो रियाद था क्या। कह रहा वहाँ ये था, अगर तेरे पास फूड और वाटर है यू विल सर्वाइव, मेरे पास फूड एंड वाटर है आई विल सर्वाइव। कह रहा है यहाँ हमने 1000 साल से फसलें देखी, तो हम में वो एनिमल इंस्टिंक्ट नहीं है। सो वी मुस्लिम ऑफ इंडिया और श्रीलंका इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम मुसलमान ऑफ अरब वर्ल्ड। कहना कि वहाँ फूड एंड वाटर और सर्वाइवल की फाइट थी, यहाँ वो फाइट नहीं थी। और यहाँ तो कन्वर्टेड मुसलमान है, ये तो कहीं ना कहीं हिंदू है, ये तो कन्वर्ट हुआ। वहाँ एक ट्राइबल मुसलमान थे जिसने इस्लाम को अपनाया। तो कहते हैं एक फंडामेंटल डिफरेंस है। इस चीज़ को हमारे फ्रेंच लोग समझ नहीं पा रहे हैं। इस चीज़ को वो सोच रहे हैं कि भाई हम डेमोक्रेसी में इसको लीप पोत के ठीक कर देंगे। जैसे आपको चाइना की बात बोलूँ, चाइना को पैसा दिया ओबामा ने, चाइना को खड़ा किया ओबामा ने। क्यों किया? कि जब इनके पास पैसा आएगा, यहाँ कैपिटलिज्म आएगा तो डेमोक्रेसी आ गई। आ गया कैपिटलिज्म, बन गया चाइना डेमोक्रेटिक। अब वही चाइना अमेरिका का सबसे बड़ा खतरा बन गया। अभी आपने देखा कि ये जेनेट एलन जो इनकी कॉमर्स सेक्रेटरी थी, ये भी चाइना गई थी। आपने देखा ये किस तरह से बिहेव कर रही थी? सजदा कर रही थी सर, सजदा कर रही थी। ऐसा लग रहा था चंगेज खान के दरबार में सलाम कर रही हो। मैं तो कह रहा था अष्टांग प्रणामी कर लेती, रुकी क्यों? पुराने जमाने में कहते हैं ना कौटाओ, तो बिल्कुल कौटाओ कर रही थी। ऐसा लग रहा था वो जैसे बरसात में मेंढक हिलता है ना, टटर टटर ऐसे कर रही थी। तो ये उनको समझना चाहिए, ये जो चीनी थे इनको समझना चाहिए, ये कभी नहीं बदलेंगे। और अमेरिकन इंटेलिजेंस को मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती सर, ये चाइना में बहुत कॉमन नोशन है। इफ़ यू आर अ चाइनीज सिटीजन यू आर ऑलवेज आउटपोस्ट ऑफ चाइनीज इंटेलिजेंस। आपका पासपोर्ट कोई भी हो, चाइना में ना जन्मभूमि है, ना कर्म भूमि है, ना लॉयल्टी है। ये सब कॉन्सेप्ट सनातनियों के, ये सब भारत के हैं। इनके यहाँ तो कुछ है ही नहीं, ना खुदा ना खुदा, तो मानते ही नहीं किसी को। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन इनका बाप है, भगवान है, डॉलर, और उसके अलावा किसको मानते हैं ये? जिस सभ्यता में ग्रेट लीप फॉरवर्ड और कल्चरल रेवोल्यूशन में अपने 6 करोड़ लोग माओ ने मार दिए, अपने 6 करोड़ लोग, राइट, 60 मिलियन पीपल। तो वहाँ बाकियों की जात की औकात के, हिटलर ने जितने मारे करीब 60 लाख, वो डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है। माओ ने 10 गुना लोग मारे, कहीं डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है उसकी? नहीं है। माओ ने एक बार नेहरू को बोला कि भाई इफ ए फ्यू मिलियन चाइनीज डाई इट्स ओके। मतलब जो अपने लोगों के प्रति ये भावना रखते हो, तो दुनिया के प्रति उनकी क्या भावना होगी? और वो अमेरिका के पीछे लग गए, लगवाने वाला बराक हुसैन ओबामा, कि वो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, क्यों लगाए, क्यों किस लिए लगाए। क्योंकि ओबामा को तो समझ आ गया था भाई ये जिहादी तो अमेरिका को कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। इस्लामिक कोई ऐसी कंट्री है नहीं जो अमेरिका पे चढ़ाई कर ले। और ये जो भिखारी हैं, नंगे फुंगे पाकिस्तानी, इनके बम का तो कोड क्या, पेच और प्लास भी हमारा ही है। तो ये बम तो बस दिखाने को, भीख मांगने का ये जरिया है। जैसे वो भिखारी कॉस्ट्यूम लगाता है ना अपनी, कुछ दिन बम तो वही है। तो अब किसको अमेरिका के पीछे लगाओ? सेकंड चीनियों को पीछे लगाओ अमेरिका के। और आज देखिए इनकी प्रायोरिटी कहाँ है। नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट तुम्हारा कहता मेरा सबसे बड़ा दुश्मन चाइना है, और आज जो बाइडेन कहता हम चाइना लड़ाई नहीं चाहता, चाइना के साथ हम कॉपरेशन करेंगे।
टिकटॉक को तुम बैन कर नहीं पाए, हुआवे ZTE तुम्हारे अंदर तक घुसा है, हर एस्पेनॉज में तुम्हारा जबकि इंडिया ने कर दिया। इंडिया ने कर दिया। हमने तो इतनी इनकी ऐप्स बंद कर दी, हुआवे ZTE कर लिया। और सर आप तो खैर IAS है, आप तो जानते ही है, हमारे डिफेंस में पिछले 10-15 साल से 20 साल से एक कनेक्टर भी मेड इन चाइना अलाउड नहीं है डिफेंस में। दिस नथिंग कॉल्ड मेड इन चाइना। इन अमेरिकनों की औकात वो भी नहीं है जो भारत कर पाया। ये आज तक टिकटॉक को केवल गवर्नमेंट अफसरों के लैपटॉप्स और फोन पे बैन कर पाए हैं, पब्लिक के लिए आज तक बैन नहीं कर पाए। ये हुआवे ZTE का अब तक ये फुल फ्लेजेड बैन नहीं कर पाए। तो मतलब कहीं ना कहीं अब इनके पीछे दो लोग लग गए, एक तो यहाँ से इस्लामी और एक तरफ से चीनी। एक और और इसमें फोर्स है जी, और वो है वामपंथी जी। वैसे तो ये कहते हैं कि साहब कि सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद से जो है वो कम्युनिज्म डिस्ट्रॉय हो गया, लेफ्ट डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन लेफ्ट ने इनके पूरे सिस्टम पर कैप्चर कर लिया, इनका माइंड स्पेस कैप्चर कर रखा है। और आप ये देखिए कि यहाँ पर इतना बड़ा दंगा हो रहा फ्रांस में, और उनके जो लेफ्टिस्ट हैं जिनका भारत में भी बड़ा प्रभाव है, इंडियन एक्सप्रेस उनको रोज स्पेस देता है, जी जी जी, वो जो है वो यही बार बार वही पुराना राग सुना रहे हैं कि साहब ये तो इनके साथ जाती हुई, और ये जो है ये एक बड़ा स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। मतलब आप दंगे करें, पूरे फ्रांस को आग लगा दें और उसको वो वहाँ स्वाभाविक प्रतिक्रिया बता के और उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, उसको सेल कर रहे हैं। तो आपको ये नहीं लगता कि अगर इनको रिकवर करना है तो ये जो लेफ्टिस्ट हैं इनके साथ वो काम इनको करना चाहिए जो पॉल पॉट ने कंबोडिया में किया था? बिल्कुल सही आकलन है सर। आप बताइए मैक्रोन क्या करने चाइना गया था, पहला सवाल। उससे पहले एक वीडियो आता है जहां शी जिनपिंग पुतिन को कह रहा हम वो करने जा रहे हैं, वो क्लिप लीक हुई थी जो हमने 100 साल में नहीं किया। वो क्या प्लान है, क्या करने वाला शी जिनपिंग? और जब मैक्रोन चाइना गया सजदा करने, उसके बाद से ही वहाँ आग लग गई। जो वामपंथी विचारधारा ये सबसे खतरनाक है, बिकॉज ये माइंड सेट है। क्योंकि इस्लामिक टेरर का एक स्ट्राइकिंग रेडियस है, उससे बड़ा नहीं है इस्लामिक टेरर, बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते। वामपंथी तो आपके पूरे समाज को बदल सकते हैं, आपकी सभ्यता को बदल सकते हैं। आपके जितने हथियार हैं उनको आपके अगेंस्ट यूज करेंगे, डेमोक्रेसी को आपके अगेंस्ट यूज करेंगे, ह्यूमन राइट्स को आपके अगेंस्ट यूज करेंगे, आपकी इमिग्रेशन पॉलिसी को आपके अगेंस्ट यूज करेंगे, अब फैमिली को अगेंस्ट यूज करेंगे, बिल्कुल सोसाइटी को, सब चीज को। आप ये बताइए संजय सर, ये जो लोग कहते हैं आज इन्होंने हजारों बसें जलाई, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। इन्होंने लोगों के घर तोड़े, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। इन्होंने लाइब्रेरियां जलाई, इन्होंने कल 16वीं शताब्दी का चर्च जला दिया, वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। ये ग्रूमिंग गैंग चलाते यूरोप में, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। 13-13 साल की लड़कियों के साथ दुष्कर्म करते 50-50 साल का बंदा, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। पब्लिक प्रॉपर्टी को जलाते, जर्मनी में ट्राम ड्राइवरों को उतार उतार के मारते हैं, बसों को तोड़ते, बसों के शीशे तोड़ते, पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करते हैं। कहते हैं डू हेल विद योर फ्रांस, एंड FUC के वर्ड बोलते हैं फ्रांस को। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। और मैक्रोन क्या बोलते हैं कि ये जो वीडियो गेम खेलते हैं ना, उसके कारण ऐसा बयान आया है। और ये जो लोग थे 90% फ्रेंच थे जो करने वाले थे। एक बात वो आज तक नहीं समझ पाया कि पासपोर्ट देने से क्या दिल और दिमाग बदलता है? क्या दिल और दिमाग तो वही है। तुम्हें शुतुरमुर्ग बने रहना तो बने रहो। आप एक बात देखिए, इससे ज्यादा तो भारत में मुसलमानों की आबादी हमने कंट्रोल कर रखा है, अच्छी तरह से कंट्रोल कर रखा है, क्योंकि यहाँ शुतुरमुर्ग वाली पॉलिसी नहीं चलती। मैंने तो बोला था एक आध डिबेट पे, मैंने बोला भैया अगर तुम्हें कुछ सीखना है योगी जी से सीखो। पहले तो बुलडोजर चलाओ जो संलग्न है। इमिग्रेशन इनका अगर किसी का असाइलम है, असाइलम कैंसिल कर दो, पासपोर्ट रिवोक कर दो, डैमेजेस रिकवर करो और भेज दो इनको मोरक्को, भेज दो इनको मोरतानिया वापस। दिक्कत उसकी ये है क्यों नहीं कर पा रहा। 500 बिलियन वो 14 कंट्रियों से हफ्ता वसूल करता साल का, 500 बिलियन का टैक्स। अब भी वो माल्टा का सोना वो बेचता है फ्रांस। अभी जो दुबई में सोना, जो हम दुबई से 2 लाख किलो सोना ले रहे हैं, दुबई में सोना थोड़ी ना होता है। सोना कहाँ से आता है? अफ्रीका से आता है। अफ्रीका का इन्होंने जितना आज तक शोषण किया है, इसलिए इनको कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं। और ये इस्लामीकरण से भागने की कोशिश करे। अब इस्लामियों के साथ जुड़ गए वामपंथी। वामपंथी हर वो पैंतरा यूज कर रहे हैं जिससे तुम्हारा सिस्टम, तुम्हारे लोग तुम्हारे अंदर है कि खराब कर पाए।
वही एग्जैक्टली और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ह्यूमन राइट, शोषण, प्रताड़न, इनको एजुकेशन नहीं दे रहे, इनको समझ नहीं पा रहे हो, तुम इनका कल्चर अडॉप्ट नहीं कर रहे हो, तो फ्रांस को फिर ऐसा करे ना, फ्रांस अपने आप को इस्लामिक देश घोषित कर दे, अल्लाह अकबर बोल दें, बात खत्म। फिर तो वही वाली बात है, फिर अगर आपको इनका कल्चर ही समझना है संजय सर, फिर तो वही वाली बात है, अल्लाह अकबर बोल दो, बात खत्म हो गई। फिर कौन सा फ्रांस, कौन सा किंग लुई द 14th, मुझे बताइए, लुई विटॉन का शोरूम लूट रहे थे और ये आंटियां पर्स ले लेके भाग रही थी, गुची के शोरूम लूटे उन्होंने, तो वो भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन था क्या? बस जलाला फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है क्या? आपको पता है कैलिफोर्निया में $900 तक आप ऑफिशियली चोरी कर सकते हैं। हाँ, और पहले ये था कि स्टोर्स ने इसके बचने के लिए अपनी मिनिमम प्राइस $1000 कर दी, उसको भी आउटलॉ कर दिया। अच्छा, अगर कोई चोरी करके ले जा रहा है तो उसको रोकते थे, वो अब ये भी कर दिया कि आप रोक भी नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल देखा था सर मैंने, मतलब कहीं ना अब ये जो वोकिज्म है उसकी अगर सारी लिमिट्स क्रॉस हो जाएंगी तो सोसाइटी तो खत्म होगी, सोसाइटी खत्म होगी तो कंट्री खत्म होगी। सर देखिए, कहीं ना कहीं अगर आज हम थोड़ा खुल के बात करते हैं इस पे, हम कहीं ना कहीं अगर आप दुनिया भर में देखिए, प्रेडिक्शन तो है ही, इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी विल हैव टू गो टू अ वॉर वन डे, लड़ना पड़ेगा, दोनों नहीं सर, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। क्या ये कहना गलत था जीसस वॉज द ज्यू हु स्टार्टेड क्रिश्चियनिटी? क्या ये कहना गलत होगा कि कुरैशीज वर ज्यूज बिफोर दे कन्वर्टेड टू इस्लाम? ये भी गलत नहीं है। तो ये जो तीन रिलीजन है, चले जीविज्म तो पुराना है, जुडाइज्म पुराना है, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में कहीं ना कहीं Not Qurayshis, but Ansaris were Jews. हाँ, Qurayshis were pagans. हाँ, मतलब कुरैशी मक्का के थे, मदीना में अंसारी थे जी। तो अब ये जो दो रिलीजन है, ये कहीं ना कहीं इनका आपस में बढ़ने का टाइम नजदीक आ रहा है, और जितना बढ़ने का टाइम नजदीक आ रहा है, उसी के साथ जो भारतीय सभ्यता है, जो सनातन है, उसका प्रचलन वर्ल्ड स्टेज पे हो रहा है। क्योंकि मेरा मत अटल मत है सर, ओनली सस्टेनेबल वे ऑफ लाइफ है सनातनी वे ऑफ लाइफ। देखिए, आज अब आप जैसे एग्जांपल, मैं किसी की डाइटरी प्रेफरेंस की बात नहीं कर रहा, अगर आप देखिए सबसे ज़्यादा CO2 इमिशन कौन सी इंडस्ट्री करती है? मीट करती है। सबसे इनएफिशिएंट इंडस्ट्री कौन सी है दुनिया में? मीट है। 1 किलो बीफ बनाने में कुछ 1000 लीटर कुछ टन ग्रेन लगता है। आज अफ्रीका में ग्रेन नहीं है, वो ग्रेन कहाँ जा रहा है? वो ग्रेन जा रहा है अमेरिका, ताकि वहाँ बर्गर बन सके, ताकि वो बीफ को टेम कर सके। मतलब अफ्रीका अपना खाना इंपोर्ट करता है अमेरिका को, ताकि वहाँ के लोगों को बीफ का बर्गर मिल सके, वहाँ जो भी है। अब आप कॉर्नेल की देखें, हार्वर्ड की देखें, बड़ी सी बड़ी यूनिवर्सिटी की देखें, उनका रिसर्च आता है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मीट यू रिक्वायर इन अ हेल्दी लाइफस्टाइल? आंसर इज 0, यू डोंट रिक्वायर मीट। तो CO2 एमिशन वहाँ से हो रहा है। और ये जो आपका कंज्यूमरिज्म है कि आप जो जरूरत से ज़्यादा खर्च करो, खपत करो, भाई व्हाट आर यू डूइंग टू रिप्लेनिश द अर्थ? हम तो धरती की पूजा भी करते हैं, पानी की भी, सूर्य की भी, सबकी। इन्हें तो लगता है हर चीज हमारे बाप की है, हम निकाले जा रहे हैं, एक्सप्लॉइट करे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो एक्सप्लॉइटेशन की भावना इनके मन में है, ये जो इन्हें सनातन से डर लग रहा है, इन्हें लग रहा है यार कल को ऐसा ना हो कि सनातनी और भारत विश्वगुरु बन जाए ऑटोमेटिकली, क्योंकि इस्लाम क्रिश्चियनिटी अगर भिड़ेंगे तो एक तो हारेगा, एक कमजोर होगा। अब थर्ड बिगेस्ट रिलीजन कौन सा है? ये तो पंथ है, खैर हम तो रिलीजन है, तो थर्ड बिगेस्ट रिलीजन है, सबसे पुराना और शक्तिशाली रिलीजन तो हमारा ही है। तो कहीं ना कहीं हम ही है, रिलीजन तो हम ही, ये तो पंथ है ना। तो मोदी जी ने भी पार्लियामेंट के रिलीजन भी कहना उचित नहीं, धर्म कहना। धर्म, हाँ, वो इंग्लिश में वर्ड नहीं है, तो धर्म कहना बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो जो हम सनातनी हैं, तो एक कमजोर होगा तो एक हारेगा, कहीं ना कहीं जीत तो हमारी होगी ना। अल्टीमेटली सनातनी सभ्यता पे ही दुनिया को चलना है, ये इन्हें आज न तो कल मानना पड़ेगा। अब मैं बताऊं, फ्रांस में भारतीय मूल के लोग रहते हैं सर, अच्छे खासे लोग रहते हैं। भारतीय कितने जेल में है, कितना हिंदू जेल में, किस हिंदू ने लाइब्रेरी जलाई, किस हिंदू ने रेप किया, किस हिंदू ने टैक्सियां फोड़ी, किस हिंदू ने बस जलाई, किस हिंदू ने चर्च जलाया, किस हिंदू ने ग्रूमिंग जैन चलाई? आंसर है 0। हमारा डायस्पोरा तो दुनिया में हर जगह है, पर एक विशेष धर्म के लोग हर जगह सिमिलर हरकतें क्यों करते हैं? अब देखिए, कश्मीर में भी पत्थर मारते हैं, फ्रांस में भी पत्थर मारते हैं, अल्जीरिया में भी पत्थर मारते हैं, मोरक्को में भी मारते हैं, स्वीडन में भी मारते हैं, डेनमार्क में भी मारते हैं। मैं सवाल पूछता हूं संजय सर, यही क्यों मारते हैं? और यही हर जगह पत्थर यही क्यों मारते हो, यही क्यों मारते हैं? तो मतलब ये क्या विडंबना? ये कश्मीर से लेके, स्वीडन से लेके, यूरोप से लेके अमेरिका, मॉडस ऑफ ऑपरेंटी सेम क्यों है? इन्हीं को हर जगह तकलीफ क्यों है?
इन्हीं का हर जगह शोषण प्रताड़न क्यों हो रहा? हिंदू भी तो रह रहा वहां पे, हिंदू ने तो आज तक बाहर नहीं है, हिंदू ने तो इन्हीं का मेरे साथ शोषण हो रहा है। हिंदू तो संपन्न भी है, टैक्स भी दे रहा। हमारा अमेरिकन डायस्पोरा की बात करें, 1% डायस्पोरा नहीं, 6% टैक्स देता। पाकिस्तान में आपको बोलूं, हिंदू 1% नहीं है पर 8% टैक्स देता हिंदू। अब भी पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। अमेरिका में हमारा डायस्पोरा 1% नहीं, 6% टैक्स देता है। हमारे हाउस होल्ड की इनकम $1 लाख है, अमेरिका की 55,000 है। हमारे यहाँ जो अमेरिकन डिग्रीज का एवरेज इज लेस देन 30%, हमारे यहाँ 66% है। तो कुछ तो बात है ना हम में, जो हम हर जगह कामयाब है, जो हम हर जगह सक्षम है, जो हर जगह कंट्रीब्यूटर्स है। तो क्या आपको वो दिन दूर लग रहा है कि इस पे दुनिया में अध्ययन होगा, इस पे दुनिया में शोध होगा? ये लोग ही कामयाब क्यों हैं? ये लोग ही प्रोग्रेस क्यों कर पा रहे? हमें तो गोरों ने चूस के छोड़ा था सर। 45 ट्रिलियन यहां से ले गए, 33% जीडीपी से हमें 1% जीडीपी पे लाख ने रख दिया। एवरेज एज 41 साल थी, लिटरेसी 19-20% थी। 25 साल, कोई कहते 32 साल, मुझे तो 41 पता, चलो आपने 32 बोला। एजुकेशन खत्म कर दी थी हमारे, 17-18% एजुकेशन पे छोड़ गए थे, फ्रेजाइल 5 पे छोड़ गए थे। 1994 तक किताबें लिखते थे ये गोरे, भारत कब टूटेगा, कैसे टूटेगा और टूटने के बाद हम क्या करेंगे। आज उनकी हालत देखिए, वो कहाँ हम कहाँ। तो कहीं ना कहीं भारत और जो सनातन धर्म है इसका प्रचलन तो हो रहा है। सर अमेरिका में करीब 40,000 योगा सेंटर है, 40,000 योगा सेंटर, और 5,000 मेडिटेशन तो खैर ये कहते हैं, हम तो ध्यान कहते हैं, ध्यान स्पिरिचुअलिटी हम कहते हैं। 5,000 मेडिटेशन सेंटर्स है, 40,000 से ज्यादा योगा सेंटर खुल चुके हैं। तो ये हमारा जो लोगों को एक भ्रम है, यहाँ पे हमारा सॉफ्ट पावर बॉलीवुड है, हमारा सॉफ्ट पावर शाहरुख खान है, सलमान खान है, आमिर खान है, इस भ्रम में ना रहे। यह योगी जी, यह मोदी जी, यह सनातन धर्म है, रविशंकर है, ये हमारे सदगुरु हैं, ये हमारे योगा वाले हैं, ये हमारा मेडिटेशन है। तो ये हमारे सॉफ्ट पावर है। दुनिया सनातन की तरफ आ रहा है। ये हॉलीवुड के बड़े बड़े सेलिब्रिटी कहाँ कन्वर्ट हो रहे? हिंदुइज्म। अगर आप रशिया की बात करें तो जो सबसे ज्यादा रिलीजन में लोग कन्वर्ट हो रहे अपनी मर्जी से, न तलवार है, न तीर है, न फरसा है, बाला है, न लालच है, न जन्नत है, न हूरे हैं, वो है सनातन धर्म। पूरे साउथ अमेरिका की बात करें, कहाँ कन्वर्ट हो रहे सर? अपनी मन मर्जी से सनातन धर्म। 40,000 योगा स्टूडियो, 5,000 मेडिटेशन सेंटर। इस्कॉन वाले भी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे सारे लोग अच्छा काम कर रहे हैं। सर जब लोग चीजों का अध्ययन कर रहे हैं तो एक ही सस्टेनेबल वे ऑफ लाइफ दिख रहा है, वो सनातनी वे ऑफ लाइफ। सनातन की ध्वज पताका भारत में ही नहीं पर कि विश्व भर में प्रचलित हो रही है और उसका महिमा मंडल हो रहा है। और इससे दोनों इस्लामिक फेथों को कहीं ना कहीं लग रहा है डर कि यार अगर दुनिया इसकी तरफ निकल गई तो क्या होगा। और अब जो लोग कहते हैं कि भाई जब से मैंने मेडिटेशन किया मेरा ध्यान बढ़ा है, मेरी लाइफ बेटर हुई है, योगा से मेरे रोग ठीक हुए हैं, चीजें ठीक हुई, भारत का वर्चस्व भी बढ़ रहा है, तो इससे इनको बहुत ज्यादा डर लग रहा है। और इनके लिए अब भी ये है कि अगर ये सनातन को अपना ले, सनातनी वे ऑफ लाइफ को अपना ले, शायद ये अपनी सभ्यता को बचा पाएंगे। सर अमेरिका की परिस्थिति तो ये है, आजकल ये गोरे क्रिश्चियन अपना चर्च बेचते हैं और खरीदने वाले कौन है? खरीदने वाले मुसलमान हैं। चर्च बेचने की नौबत आ गई है। तो मतलब ये दुनिया में क्या हो रहा है? हम तो यहाँ मंदिर में, हम तो मेरा तो इस हर एक से ये अपील रहता, भाई हम कब तक बोलेंगे हमारे 40,000 मंदिर तोड़ेंगे? आज हर गांव में एक मंदिर बनाओ ना, हर गांव में एक नया मंदिर बनाओ। अगर 40,000 मंदिर तोड़े हैं तो 4 लाख मंदिर बनाने से कौन रोक सकता हमें? बनाइए 4 लाख मंदिर, कब तक रोएंगे 40,000 मंदिर तोड़े? तो हम तो हर जगह जा रहे हैं। भारत सरकार ने तो वैसे भी बोल दिया सर, जहां भी कोई मंदिर है वो सनातन की धरोहर है, हमें उसे रिस्टोर करना। कंबोडिया में शिवलिंग मिल रहे, वियतनाम में मिल रहे, रशिया में मिल रहे, मैक्सिको में मिल रहे। मैं कह रहा हूं शिवलिंग कहां नहीं मिल रहा आजकल, जहां खोदेंगे वहां शिवलिंग मिल रहा है। और ये जो लोग कहते हैं ना सनातनी सभ्यता लिमिटेड थे, इजिप्ट और सूडान में भी मिल गए। बिल्कुल, ये जो कहते हैं ना सर सनातनी सभ्यता भारत में लिमिटेड थी, मैं कह रहा हूं अगर सनातनी सभ्यता भारत में लिमिटेड थी तो ये इजिप्ट में, सीरिया में, ये सूडान में, और ये अफ्रीका में, और ये रशिया में शिवलिंग किसने डाले? रेडियो कार्बन डेटिंग कराई, पता हजारों साल पुराने। अब डेल्फी की बात करें, ग्रीस में डेल्फी में शिवलिंग है। अब डेल्फी को तो माना जाता है नाभि, एज पर हवर सनातनी सभ्यता, नाभि ऑफ अर्थ, सेंटर पॉइंट। डेल्फी में शिवलिंग था और इट्स अ रेप्लिका ऑफ काशी। उसको अब उन्होंने उठा के साहब रख दिया डेल्फी के म्यूजियम में ग्रीस में।
सर डेल्फी में जो म्यूजियम में शिवलिंग रखा है 5200 साल पुराना है, रेडियो कार्बन डेटिंग कहती है। तो 5200 साल पहले तो मैं तो गया नहीं था वहां शिवलिंग जमीन में गाड़ने मैं तो गया नहीं था, ना जहाज था ना कुछ, तो कौन गया था। तो अब ये जो चीजें खुल के आने लगी ना सर, दुनिया में हड़कंप मच गया, डर लग गया कि अगर ये चीजें प्रचलित हो गई, बाकियों को भागने का स्थान नहीं मिलेगा, भागने का स्थान नहीं मिलेगा। और इस्लाम और क्रिश्चियनिटी की लड़ाई आज कल परसों होनी है। और मैं आपके शो पे बता दूं सर, ये जो कनेक्टेड वर्ल्ड की हम बातें करते हैं, अमेरिका का कॉन्सेप्ट था। अमेरिका के फायदे में जब था, अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए उन्होंने कनेक्टेड वर्ल्ड को प्रमोट किया। दिन ब दिन अगर आपको अपनी सभ्यता और अपने धर्म को बचाना है, यू हैव टू बी एज सेल्फ रिलायंट एज पॉसिबल। जितने आत्मनिर्भर हो सकते हो उतने रहो। वो कनेक्टेड वर्ल्ड का जमाना गया कि तेल उससे लूंगा, डीजल उससे लूंगा, गैस वो लेगा, रिफाइन वो करेगा, कनस्तर में वो भरेगा, खाऊंगा मैं, वो नहीं चलेगा, मैं केवल डॉलर छापूंगा, मैं केवल डॉलर छापूंगा। वो जमाना गया। अगर आप आत्मनिर्भर नहीं हो, जैसे फ्रांस में आत्मनिर्भरता नहीं है, अफ्रीका से पैसा आता है, अरबों से धंधा करना है, तो कैसे बोलेगा। मैक्रोन की भी जबान गायब हो ही गई ना, तो जबान तो गायब हो गई ना। तो आइडिया है कहीं ना कहीं आपको आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। हमारे देश में मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत इज द वे टू गो आउट। और मैं अपील करूंगा आपके शो के माध्यम से, जो भी मेरे भाई बहन दुनिया भर में रहते हैं, आप आए, इंडिया में आए, कंट्रीब्यूट करें। और आप यहाँ अपने बीवी बच्चों को लेकर अयोध्या जी आए, महाकाल के दर्शन करें, काशी विश्वनाथ के दर्शन करें और दिखाई उन्हें भारतीय सभ्यता, दिखाई उन्हें गंगा किनारे। अरे थेम्स बहुत देख लिया, पोटोमैक बहुत देख लिया, नाइग्रा फॉल बहुत देख लिया। शाम के टाइम जब आप वाराणसी में गंगा जी के किनारे पे बैठेंगे, कसम से सुबह उगता हुआ सूरज देखेंगे आप गंगा जी पे, थेम्स को भी भूल जाएंगे, पोटोमैक को भी भूल जाएंगे, नाइग्रा तो याद ही नहीं आएगा। आइए भारत में अपना जो हमारी सभ्यता उसको बचाइए, उसके लिए कार्यरत हो जाइए। जितना कर सकते हो, जो कर सकते हैं इस देश के लिए कीजिए। इस देश को आपकी ज़रूरत है, देशवासियों को आपकी ज़रूरत है, और इस देश में अपॉर्चुनिटी की कोई कमी नहीं है। अब आपको आना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा, और हम जैसे लोग आपको बुलाते रहेंगे, आपको याद दिलाते रहेंगे, और आप भूलोगे फिर याद दिलाएंगे, आप भूलोगे फिर याद दिलाएंगे। और संजय सर एक दिन आएंगे, जरूर आएंगे। अब बात कर लेते हैं थोड़ी हमारे पड़ोसियों की। बिल्कुल। तो चीन की जो इकोनॉमी है वो बड़ी डावाडोल सी लग रही है, और शी जिनपिंग जो है वो कॉन्फ्रंटेशन के मूड में है यूएस से, और भारत से भी पंगा लेना चाहते हैं। उनके यहाँ इस समय अकाल पड़ा हुआ है भयंकर जी। उनके यहाँ इकोनॉमी का कोई भरोसा नहीं है, किस दिन कोलैप्स कर जाए। जो पूरा का पूरा जो रियल एस्टेट का जो बबल है, किस दिन बर्स्ट कर जाए उसका कुछ पता नहीं है। वैसे भी आप जानते हैं कि उनकी जो आर्थिक आंकड़े दिए जाते हैं वो कैसे होते हैं, आप तो खूब घूमे हैं चीन। तो ज़रा चीन और चीन का जो वो छोटा बच्चा है, चीन की रखेल की बात कर रहे हैं? चीन की रखेल। हाँ, अच्छा, मैंने कहा बच्चा कहाँ से आ गया, बच्चा तो हांगकांग हो गया। तो चीन और चीन की रखेल के बारे में बात कर लें जी सर। जहाँ तक चाइना की बात करें, ये मैं नेशनल टीवी की बात करें, आपका चैनल बोले और भी चैनल्स पे खुल के बोलता हूँ, द बिगेस्ट फसाड ऑफ आवर टाइम्स इज चाइनीज इकोनॉमी। इससे बड़ा झूठ, इससे बड़ा फसाड कोई नहीं। जब मैं बोलता था लोग मेरे को पीछे पड़ जाते थे, अरे चाइना इतना बड़ा। मैं कहा भैया 10 साल चाइना घूमा, हर प्रोविंस देखा मैंने, हर गली कोचा तो नहीं बोलूँगा, काफ़ी चाइना घूमा, 31 बार जा चुका हूँ। हांगकांग तो 51 बार गया होगा। जो चाइना की इकोनॉमी थी सर, चाइना इस ऑप्टिकल इल्यूजन्स क्रिएट करता, बड़ी बिल्डिंग, बड़ा पुल, बड़ी, आपको अरे इतनी बड़ी, अरे इतना बड़ा, मतलब ये बहुत संपन्न होंगे, सड़क अच्छी तो बहुत संपन्न होंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों बनाया गया? क्योंकि 33% जीडीपी आपका रियल एस्टेट कंट्रोल करता है। 33% रियल एस्टेट कहाँ से कंट्रोल करता है? रियल एस्टेट में 8 या 10-12 बड़ी कंपनियां थी। एक कंपनी पे सर केवल $560 बिलियन का डेट था, सरकारी पैसा, $560 बिलियन उस पर, वो अभी डिफॉल्ट कर चुकी है। चाइना का रियल एस्टेट सेक्टर खत्म। अगर आपका रियल एस्टेट सेक्टर खत्म होता है तो आपका 33% जीडीपी उड़ जाता है। पहली बात, आपकी एविएशन खत्म। आपकी जो बुलेट ट्रेन्स जो उन्होंने नेटवर्क बनाया, जो दुनिया में सबसे बड़ा है, क्यों बनाया? 2008 में जब रिसेशन आया, अब चीनी लोग का क्या करें, वेस्ट तो रुक गया। उन्होंने बुलेट ट्रेन बनानी शुरू कर दी, बुलेट ट्रेन बनाई, 2, 5, 7 साल चला, जब रिसेशन निकल गया। अब उस बुलेट ट्रेन में $300 बिलियन का लॉस होता है हर साल। चाइना रेलवेज में 100 से 200 बिलियन का लॉस चाइना डिक्लेयर करता है। ओरिजिनल कितना मुझे नहीं पता। रियल एस्टेट आपका कॉन्क ऑफ हो चुका है, एविएशन आपकी कॉन्क ऑफ हो चुकी है। क्यूमुलेटिव डेट की बात करें,
क्यूमुलेटिव डेट चाइना का सर $53 ट्रिलियन है, $53 ट्रिलियन क्यूमुलेटिव डेट। जीडीपी की बात करें, कोई कहता 12 ट्रिलियन, कोई कहता 18 ट्रिलियन, मेरे हिसाब से 7-8 ट्रिलियन से ज्यादा नहीं है। इस 10 हाँ, ट्रिलियन ये भी एक बड़ी सारी मिस्ट्री है कि साहब जीडीपी है कितना, जीडीपी है तो कितना है मेरे हिसाब से जो इस मैंने समय कई सारे यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने बिल्कुल आंकड़े करके दिखाए हैं और कह के साहब कि एक ने तो कहा कि 5.2 ट्रिलियन, हाँ 5.2 ट्रिलियन। मैं कह रहा हूँ 7-8 ट्रिलियन आप ऑप्टिमिस्टिक फिगर लीजिए, इससे बड़ा नहीं चलिए है। 10 ले लीजिए। हाँ 10 से नीचे ले लीजिए। चलिए जी, अब बताइए $53 ट्रिलियन का डेट। अब $53 ट्रिलियन कितना ग्लोबल जीडीपी में? 110 ट्रिलियन का करीब ग्लोब का जीडीपी। अब तो 53 to 55% ऑफ ग्लोबल जीडीपी आपका क्यूमुलेटिव डेट है। भारत का डेट कितना क्यूमुलेटिव डेट? $1.8 ट्रिलियन केवल। और फॉरेन डेट कितना? $500 बिलियन। उससे ज्यादा आपके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है। ये मैं आपको कंपैरिजन बता रहा था। अब चाइना में एक और चीज हुई है सर, चाइना में 9 प्रोविंसेस ऐसे हैं जो बैंकरप्सी पे है। अब चाइनीज गवर्नमेंट ने क्या पैंतरेबाजी की है, इन प्रोविंसों ने एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया। स्पेशल पर्पस व्हीकल से उन्होंने डेट उठाया है। ये जो आंकड़े आ रहे 13 से 18 ट्रिलियन डॉलर, 13 से 18 ट्रिलियन डॉलर का डेट है जो इस 53 ट्रिलियन में शामिल नहीं है। ये नॉन अकाउंटेड डेट है, स्पेशल पर्पस व्हीकल बना के उन्होंने उठाया है। युआन आर्टिफिशियली कंट्रोल्ड है, आपको पता। अगर युआन को आज छोड़ दिया जाए तो युआन आ जाएगा, जो अभी 6-7 अगेंस्ट डॉलर है वो आधा आ जाएगा, 2-3 अगेंस्ट डॉलर आ जाएगा। अगर वो आ गया तो चाइना की उन्होंने फर्दर डिप्रिशिएट कर दिया है। क्यों कर रहा? तभी तो डेट इतना है। और ये जो $50 बिलियन उन्होंने लोगों को डेट दिया था वो डूब गया। जो $200 बिलियन की डेट ट्रैपिंग की थी वो पैसा डूब गया। जो उन्होंने अफ्रीका में जमीनें ली थी वो पैसा BRI OBO और क्या क्या $65 बिलियन तो BRI में स्वाहा हो गया। मैं आपको ये गिना रहा हूं। तो अगर आप इन मोटे मोटे चीजों का आंकलन करें, और सबसे बड़ी चीज संजय सर, ये चीनी कहते हैं कि भाई 18 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, माना तुम 18 ट्रिलियन जस्ट फॉर सेक ऑफ आर्गुमेंट, 3 ट्रिलियन हमारा एक्सपोर्ट है, तब भी तुम सेल्फ सस्टेनिंग इकोनॉमी नहीं हो। क्यों? हम 3.8 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, हमारा $770 बिलियन का एक्सपोर्ट है, बट वी आर ए सेल्फ सस्टेनिंग इकोनॉमी। इफ वी कैन बी, और पॉपुलेशन दोनों की सेम है, इनफैक्ट हमारी थोड़ी ज्यादा है। अगर हम 3.8 ट्रिलियन विद $770 बिलियन ऑफ एक्सपोर्ट, वी आर सेल्फ सस्टेनिंग इकोनॉमी। हमारे पास 18 महीने का फूड ग्रेन अब भी रिजर्व में है, तुम्हारे पास खाना नहीं है। तुम 3 ट्रिलियन एक्सपोर्ट करके हमारी सेम 18 ट्रिलियन की जीडीपी सस्टेनेबल क्यों नहीं हो? ये कोई मुझे दुनिया भर का इकोनॉमिस्ट आज तक नहीं समझा पाया। मैंने बहुतों से क्वेश्चन पूछा है, मैं कहा ये मुझे समझा दो, ये मैजिक कैसे होता है? मैथमेटिक्स इज द मोस्ट एक्यूरेट साइंस। ये मुझे कोई समझा नहीं पाया। आगे की बात करें, चाइना में वर्स्ट ड्राउट, 4 नदियों का पानी सूख गया, बिजली चाइना में है नहीं, 62% पावर इज कोल फायर्ड, न्यूक्लियर एनर्जी वो ला नहीं रहे। क्यों नहीं ला रहे? क्यों नहीं ला रहा चाइना न्यूक्लियर वेपन? ये समझने की बात है। क्यों? मैं आपको बताऊं। कोयला जो है सीसीपी कंट्रोल करता है, बिजली का रेट सीसीपी तय करता है, पर कोयला किसको कितना मिलेगा ये सीसीपी कंट्रोल करता है। कोयले की दलाली में मुंह काला। आपके वाटरवेज नहीं है, आपके यहाँ कहते हैं शिपिंग लाइंस नहीं है, आपका इकोनॉमिक, आपका यूएस को 24% एक्सपोर्ट डाउन है, यूएस को 17% डाउन है, ओवरऑल आपका 23 से 25% एक्सपोर्ट डाउन है जो आप फिगरें दे रहे हो। आपके शिपिंग लाइंस के रेट डबल हो गए। आपके यहाँ 90% कारखाने शंघाई बीजिंग में बंद हो चुके हैं। आपके कारखाने, अब चाइना क्या कर रहा है सर, वियतनाम में कारखाना खोल रहा है और लिखा होता है मेड इन चाइना, पर बनता कहाँ है? वियतनाम में। दूसरी जगह एक मैक्सिको में, मुझे जगह का नाम नहीं आ रहा, याद आ रहा, वहाँ इन्होंने बहुत बड़ी ज़मीनें ली है। मैक्सिको में पता कारखाना क्यों खोल रहे हैं? ताकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिनिमम हो अमेरिका की, और वहाँ से चीज़ें वहाँ अमेरिका भेज रहे हैं। तो अभी चाइना में चल क्या रहा है? चाइनीज़ आर्मी की बात करें, जब उन्हें हाई अल्टीट्यूड में भेजते हैं उनका मुंह फट जाता है, वो ऑक्सीजन जनरेटर से सांस लेते हैं, ऑक्सीजन जनरेटर से वो सांस लेते हैं, और वो हमसे लड़ेंगे। हाई अल्टीट्यूड वॉरफेयर में उनकी, वो तो वैसे भी कॉन्सेप्ट आर्मी है। हाँ, 4 फुट का आदमी है। अब छोटी दुकान, छोटा मकान, छोटा दिमाग। अब सर साइज छोटा होगा तो दिमाग भी छोटा होगा ना। तो अब ये उनकी हालत है, ऑक्सीजन जनरेटर से सांस लेते, पर प्रोपेगेंडा वीडियो में क्या दिखाते हैं? फार्म्स, ये चीज़ वो चीज़। तो कहने की बात ये है, कम्युनिस्ट चाइना में चल क्या रहा है? इकोनॉमी की हालत, रेलवे, एविएशन, फैक्ट्री एक्सपोर्ट्स की बात करें, क्यूमुलेटिव डेट की बात करें, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात करें, कोविड की बात करें, कोविड मैनेजमेंट की बात करें, चाइना का फर्जी वैक्सीन तो फेल हो ही चुका, उसकी बात करें। तो व्हाट इज चाइना गुड एट? अच्छा, उनके पास एक लिथियम था, वो भी हमारे यहाँ आ गया, तो लिथियम की भी वहाँ उनकी दुकान बंद हो गई। इलॉन मस्क भी अब इंडिया के साथ, देखा मैंने आपको बोला था, जैसे ही लिथियम मिलेगा इलॉन भैया फुदकेंगे, कहेंगे इंडिया आएंगे। तो इलॉन भैया ने बोल दिया मैं इंडिया आऊँगा। पैनासोनिक हमारे लिथियम की माइनिंग के लिए आ रहा है, ये रिफाइनमेंट के लिए आ रहा है। तो अब चाइना की जो हालत है, पाकिस्तान को पैसे क्यों नहीं दे पा रहा? पाकिस्तान को पैसे इसलिए नहीं दे पा रहा, नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या।
तो ये तो रही चीनियों की पोजीशन। और सीसीपी को पावर में रहने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए सर, खाना। 60% वर्ल्ड का फूड ग्रेन उन्होंने स्टोर किया था, वो अब खत्म हो रहा है। हमने इनको चावल एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया, जिससे नूडल वूडल काफ़ी चीज़ बनाते थे। कुत्ते बिल्ली की तरह सूंघ सूंघ के खाना ढूंढ रहे दुनिया से। रशिया यूक्रेन का वीट का एक्सपोर्ट बंद हो गया, इंडियन एक्सपोर्ट बंद कर दिया। अब खाना आएगा कहाँ से चाइना का? फसल एक उगती है, चाइना से खाना कहाँ से आएगा? मॉल आप शंघाई में देखे खाली पड़े, बीजिंग में देखे खाली पड़े हैं। इन्फ्लेशन किसी को नहीं पता, 22% का अनएम्प्लॉयमेंट है। तो अगर आप इन सारी चीज़ों को जोड़े, जो मैंने आपको आंकड़े दिए, तो चाइना में बचा क्या है? और 53 ट्रिलियन के डेट पर सस्टेन कैसे करेंगे? तो फिर रखेल क्यों फुदकती है चाइना के ऊपर? हाँ सर, रखेल का मार्केट में एक ही आशिक है, क्या करे? रखेल का मार्केट में एक ही आशिक है। अब तो वो, अब इनकी ये यूट्यूबर्स है ना, फर्जी यूट्यूबर्स, ये भी बोलने लगे नहीं नहीं चाइना का ऐसा हो रहा, चाइना का वैसा हो रहा, चाइना का वैसा हो रहा। अगर चाइना के पास पैसे होते, अभी आप देखिए, हम इंडिया से रिलेशंस नॉर्मल करेंगे, हम इंडिया से ट्रेड करेंगे, इंडिया से दोस्ती कर लो। एक बात बताओ यार, इंडिया तुम्हारे बाप का नौकर है क्या? तुम्हें हिस्सा दे दिया, खाओ खाओ मारो, हिस्सा भी चाहिए, गजवाए हिंदी भी करना है, आतंकवादी भी पालने, सैयद सलाउद्दीन को कमांडो भी देने, जाकिर नायक को भी पालेंगे, ये क्या कहते हैं उसको, लखवी को भी पालेंगे, और वो क्या है वो उसका नाम भूल जाता हूँ मैं, वो मसूद अजहर को भी पालेंगे, एक और है वो, खालिस्तानियों को भी पालेंगे, मियाँ मिट्ठू को भी पालेंगे, हिंदुओं का शोषण प्रताड़न भी करेंगे। और हिंदुओं के पास पैसा आ गया, इंडिया से दोस्ती कर लो, इंडिया से प्यार कर लो, इंडिया से दोस्ती, हमको इंडिया से दोस्ती करनी है, हाय इंडिया से व्यापार कर लो, इंडिया से ट्रेड कर लो। क्यों करें इंडिया से व्यापार, क्यों करें इंडिया से ट्रेड? भाई तुम्हारे परपोते पालने का हमने ठेका ले रखा क्या? बेच दो चीनियों को। आजकल उनके कई जो है दूत जो हैं वो घूम रहे हैं इंडिया में, ये कहते हुए, अरे भाई पाकिस्तान ने गलत किया, लेकिन इंडिया को भी गलत नहीं करना चाहिए, इंडिया को हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए सर, हमने इस्लामिक रिपब्लिक गलत बनाया तो इंडिया हमसे सीखे, इनसे भी हम सीखेंगे क्या कुछ? सर सबसे पहली हमारी विडंबना आज आपके शो पे बोलना पड़ेगा। मुझे बताइए, हम हिंदुओं को, सनातनियों को मुसलमान की सर्टिफिकेट क्या चाहिए हमें हिंदू बताने के लिए? ये जो हमारी मानसिकता है, पाकिस्तान क्या कह रहा हमें सुनना है, एक मुसलमान हमारे बारे में क्या करना हमें सुनना। मुझे मुसलमानों से कोई द्वेष नहीं है, पर मुसलमान को जब मेरी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए इस्लाम के लिए, मुझे मुसलमान की सर्टिफिकेट क्यों चाहिए हिंदू बनने के लिए? मुझे पाकिस्तानी क्यों समझेगा मोदी जी क्या कर रहे हैं? पाकिस्तानी यूट्यूबर की क्या औकात हमारी इकोनॉमी पे कमेंट करे? हमारा $300 बिलियन का इंफ्रा बजट है, उनका 1.33% है। 1.33% वाले की औकात है हम पे बात करें, मतलब उसकी जात की औकात क्या, अगर मैं सीधा सीधा बोलूं। और ये जो इन्होंने छोड़ रखे ना सारे, ये सब अलतकिया वाले हैं सर। ये इधर उधर यूरोपियन पासपोर्ट लेके घूमते हैं और आते हैं, हमें ना हिंदू राष्ट्र नहीं बताना चाहिए। एक बार बता भैया, जब तो भिखारी जो है वो नेहरू जी ने बड़ी अच्छी पॉलिसी चलाई थी, हाँ, सेक्युलरिज्म की। नेहरू जी से इतना प्यार था, इतनी पॉलिसी से प्यार था, तो वहां सेकुलर क्यों नहीं हुए? अब इस्लामिक रिपब्लिक 75 साल बाद फेल हो गई और अब तुम्हें सेकुलरिज्म याद आ रहा? अब हमें सेकुलरिज्म के पाठ पढ़ाने जो नेहरू जी से इतना प्यार था, तो नेहरू जी को वहां का भी प्रधानमंत्री बनाने, तो जिन्ना को क्यों बनाया? फिर तो नेहरू जी को बनाना चाहिए था। सर बात यह है, सब अलतकिया वाले हैं, इन्हें हमारी संपन्नता सूंघ रही है। जैसे विद ड्यू रिस्पेक्ट, आई डोंट वांट टू डिमीन एनीबॉडी, जैसे कुत्ते को खाने की स्मेल आती है ना और वो भौंकने लगता है, ये बिल्कुल वैसे खाना यहाँ है, पैसा यह, संपन्नता यहाँ, और गजवाए हिंद का बैकडोर एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं। अब यूके वालों ने इन्हें जगह दी, क्या किया? ग्रूमिंग गैंग चलाए, व्हाइट लड़कियों का बलात्कार किया इन्होंने। फ्रांस में क्या किया इन्होंने, ग्रीस में क्या किया इन्होंने, सेम काम किया। अभी मैं पढ़ रहा था कहीं स्पेन में 4 मोरक्कन लड़के थे, मुसलमान थे। एक 13 साल की स्पेन की लड़की का इन्होंने मॉल के बाथरूम में बलात्कार किया, 4 लड़कों ने। अब स्पेन का जो कानून है ना, बहुत बड़ा कानून है उनका, बहुत बड़े आलिम है वो कहते हैं हम इनका कुछ नहीं कर सकते, ये नाबालिग है, इनको हम रिफाइन करेंगे और 17 साल तक कुछ कोचिंग करेंगे, 17 साल बाद किसी और होम में बेचेंगे। अब वो संभवतः बहुत जल्दी खुल जाएंगे, फिर दूसरा शिकार ढूंढेंगे। अगर अपनी बच्चियों का 13 साल की बच्ची का बलात्कार उनके मॉल में हो रहा है, अगर वो उसमें कुछ नहीं कर रहे, तो आप उनसे अपेक्षा क्या करते हैं? उनसे अच्छा तो बहुत कुछ हम काम कर रहे हैं। अब इनको लगा यार लड़ाई मिलिट्री तो जीत के तो पाएंगे नहीं, 4 बार आए थे लेने, हमने धोखे भगा दिया। अब
आज तक किया, एक विदेशी पासपोर्ट लेके आ रहा है, एक अमेरिकन सिटीजन बन के आ रहा है, एक यूट्यूबर बन के आ रहा है, एक दोस्ती की बात करो। हमारे पास पैसा, हमारे पास संपन्नता, हमने मेहनत की है। ये देश में 85% हिंदू है ना सर, तभी तो संपन्नता है। अगर मुझे बताइए 57 मुसलमान मुल्क है, कौन संपन्न है? 2-4 जो संपन्न है उनके यहाँ तेल या गैस है, उन्होंने खुद क्या किया? उन्होंने खुद क्या किया? तेल या गैस तो ऊपर वाले नहीं दिया, मिट्टी के नीचे से निकल रहा है। हमने तो अपने खून पसीने से ये देश बनाया। हमारा तो कहां हमें ब्रिटिश निचोड़ के छोड़ गए थे, आज हम कहां पहुंचे हैं? हमने मेहनत से देश को बनाया, जहां हम गए हमने मेहनत की है। अब हमारे पास जो सक्सेस है उसमें अपना हिस्सा ढूंढने आ रहे हैं। समझिए, दूसरा इकोनॉमिक पार्टीशन करने की कोशिश की जा रही है। और हम हिंदुओं की कमी क्या है? हमें मुसलमान से सर्टिफिकेट चाहिए, हमें पाकिस्तानी से सर्टिफिकेट चाहिए, हमें एक यूरोपियन मुसलमान से सर्टिफिकेट चाहिए, अमेरिकन मुसलमान से सर्टिफिकेट चाहिए। हमें मुसलमान बोलना चाहिए तू बहुत बड़ा हिंदू है तो हम तब मानेंगे। अगर संजय दीक्षित जी बोलेंगे नहीं मानेंगे, सुमित पीर बोलेगा नहीं मानेंगे, पर लाइन पार वाला, बॉर्डर पार वाला बोलेगा उसको मान लेंगे। सर, हमें समझना पड़ेगा, अल्तकिया सबसे खतरनाक हथियार है, सबसे खतरनाक हथियार। ये एक और बात आपको बताऊं, ये जो यूट्यूबर्स पाकिस्तान की है, 10 में से 8 ये महिलाएं क्यों हैं? 10 में से 8 लड़कियां हैं, महिलाएं हैं। खूब लिपस्टिक, नेल पॉलिश लगा लगा के दुकान चलाती है। और आज नया सिस्टम शुरू किया है, तुम्हारे गांव का स्कूल दिखा दो, तुम्हारे गांव की सड़क दिखा दो, तुम्हारे घर में ये दिखा दो, हाय कितना अच्छा है। ऐसे इंटेल कलेक्ट की जा रही है। यहाँ से आपने DRDO वाला कांड देखा, हरियाणा में कांड हुआ वो देखा आपने, गुजरात में कांड हुआ वो देखा आपने, ये बालासोर का रेलवे एक्सीडेंट देखा आपने। तो यहाँ एस्पिनॉज हर तरह से हो रहा, हर हथियार यूज किया जा रहा हमारे अगेंस्ट। और नया हथियार है ये दोस्ती। ये जो अमन की आशा है ना सर, इसको जो सबसे पास वाला WOC उसमें डालना चाहिए टिश्यू पेपर के साथ, और ऐसा फ्लश करना चाहिए, ऊपर हार्पिक भी डालना चाहिए ताकि वो WC गंदा ना हो जाए। ये सब बकवास है। और अगर मैं आपको बताऊं ना, अगर डेमोग्राफी उल्टी होती ना, आज आप नहीं होते, मैं नहीं होता। आप समझ गए क्या हुआ? कश्मीर में क्या हुआ आपने देखा, कैराना में क्या हुआ आपने देखा, केरला में क्या हो रहा आप देख रहे, वेस्ट बंगाल के चुनाव में 30-32 लोग मर जाते हैं, आपने ये भी देखा पंचायती चुनाव में। तो सर, जब तक डेमोग्राफी हमारे पक्ष में है तब तक हम सेफ हैं, जब तक नहीं तब तक हम सेफ नहीं। हमने मेहनत की, हमने पैसा कमाया, हमने किसी के बच्चे पोते पालने का ठेका नहीं लिया। और बर्थ रेट इनकी 3.6 है, 20 साल में डबल हो रहे हैं। आज पाल भी लोगे तो 20 साल बाद का डबल होगा, पालोगे क्या? तो जाए ना चाइना के पास, रखेल जाए अपने उसके रखने वाले के पास, चाइना पालेगा इनको। चाइना का एक्सपोर्ट बढ़ गया है, आप क्या बात करते हैं? सर, कुत्तों का भी कुत्तों का भी बढ़ा दिया, घरों कुत्तों दोनों का एक्सपोर्ट बढ़ाया इन्होंने। और ये तो इनकी हकीकत है सर। और एक बात बताओ संजय सर, जिस दिन आप पैसे दोगे इनको, खड़ा करोगे ना, आज आपकी दोस्ती हिंदू मुसलमान भाई हम कितने मिलते हैं, हमारा खाना कितना, कहीं नहीं मिलते यार। हम 1 लाख साल पुराने, तुम 1400 साल पुराने, कहां से मिलते हैं? एक बात बताओ, हमारी पूजा पद्धति सबका विधि विधान अलग है, मिलते तो कहीं से नहीं आप। हम खाते शाकाहारी खाना, तुम खाते हो बिरयानी, वो भी बड़े की। क्या मिलता है हमारा तुम्हारा? कौन सी दोस्ती की बात कर रहे हो तुम? और जब आप इनको पैसे देके खड़ा करोगे ना संजय सर, तब भी गजवा हिंद करने आएंगे। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू पृथ्वीराज चौहान, आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर हिम, बट उनकी लाइफ हिस्ट्री से हमें एक चीज सीखनी चाहिए। बिल्कुल सीखनी चाहिए। आपकी बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। और इसी बिंदु पर अब हम आज की चर्चा को विराम देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ जयपुर डायलॉग्स के स्टूडियो में आने के लिए और अपने विचार हमारे श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम। सर, आपको नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, वंदे मातरम। और जाते जाते हर हर हर